अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुजुलेवी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए जो नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है इबादत रूह और इसकी राइटर हैं फातिमा रमज़ान। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है, तो इस नावल को शुरू करते हैं। बेवफाओं से हार कर वफादारों से बदला लेते हैं ये लोग। बासित, तुम्हारी बात हुई रहमान भाई से? जी अम्मी, हुई थी रात को। कह रहे थे कि अभी बिज़ी हूँ काम में और कह रहे थे कि कोशिश करेंगे। ये क्या बात हुई, कोशिश करेंगे? हानिया जो नाश्ते में बिज़ी थी बोल पड़ी। मामू ने बासित भाई की मंगनी पर भी यही कहा था और फिर नहीं आए। अम्मी भाई, आप लोग मेरी बात गौर से सुन लें। अगर नवाल ना आई तो मेरी शादी कैंसिल। हानिया बगैर कोई इनकी बात सुने डाइनिंग टेबल से उठती हुई ऊपर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। सारा जो चुपचाप बैठी अपनी बहन की बात सुन रही थी, इसके जाते वो भी बोल पड़ी। अम्मी, हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर नवाल ना आई तो कोई शादी नहीं कर रहे हम। नवाल और रहमान मामू को यहाँ से गए हुए 4 साल होने को हैं। एक ही मुल्क में रहने के बावजूद हम कभी लाहौर से कराची इनके पास नहीं जा सके और ना ही इनको फुर्सत मिली यहाँ आने की। सारा भी हानिया का साथ देते हुए बोली और वो वहाँ से उठ गई। बासित, कुछ करो, नवाल का आना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अपनी भतीजी और भाई से मिलना चाहती हूँ। सादी बेगम की आंखों में आंसू तैर गए थे। अम्मी, क्या हो गया है आपको? बासित माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला। अम्मी, मेरे मामू से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो ठीक मेहंदी के रात पहुंच जाएंगे। वो अगर पहले आते हैं तो फिर इनको दोबारा वापस जाना पड़ेगा, इसलिए वो अब अपना सारा काम ख़त्म करके आएंगे, क्योंकि अब मामू और नवाल यहीं हमारे साथ दोबारा से रहेंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सादी बेगम खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। अच्छा बासित, फिर तुमने हानिया और सारा से झूठ क्यों कहा? अम्मी जी, नवाल इनको सरप्राइज़ देना चाहती है, इसने मना किया है। नवाल कभी नहीं सुधरेगी। सादी बेगम हंसती हुई अपनी भतीजी को याद करते हुए बोली। मैं आज हानिया और सारा को शॉपिंग पर ले जा रही हूँ। जाते हुए मैं अनाया को भी साथ ले जाऊंगी, वो भी शॉपिंग कर लेगी और साथ हानिया और सारा का मूड भी बेहतर हो जाएगा। अम्मी, आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसा करें। कार्ड्स मैं पहुँचा चुका हूँ और बाकी सब बाहर का आज काम मुकम्मल करता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे। सादी बेगम बासित के माथे पर बोसा देते हुए बोली। बासित बाहर निकल गया और पीछे सादी बेगम मुलाजमा से बर्तन उठाने का कहकर हानिया और सारा के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में हानिया सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी, जबकि सारा पास ही इससे बात करने की कोशिश कर रही थी। हानिया, सारा जल्दी से तैयार हो जा, हमें शॉपिंग पर जाना है। तुम लोगों का जो छोटा मोटा सामान रह गया है वो आज ले आओ, फिर परसों माइयों है, टाइम नहीं मिलेगा। सादी बेगम बेड पर बैठते हुए बोली। हानिया सोफे से उठकर माँ के पैरों में बैठ गई। अम्मी, क्या सच में नवाला हमारी शादी पर नहीं आएगी? हानिया, बेटा, भाई ने कहा तो है कि वो कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग तुम्हारी शादी का हर फंक्शन अटेंड करेंगी, लेकिन तुम्हारी और सारा की रुखसती रहमान भाई इंशाल्लाह अपने हाथों से करेंगे। वो हानिया के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली। अम्मी, मैं भी नवाल से बात नहीं करूँगी, ये कोई बात नहीं, इसकी बहन जैसी कज़नों की शादी और वो सीधा बारात पर आएगी। वैसे अम्मी, हानिया आप माने या ना माने, ये नवाल वहाँ जाकर बदल गई है, हमसे बात भी साल बात करती है, भला सारा कैसे पीछे रह सकती थी? वो भी सादी बेगम के दूसरे जानिब नीचे बैठते हुए बोली। चलो शाबाश लड़की, उठो और तैयार हो जाओ। तुम लोगों की भाभी को भी लेना है रास्ते में। अच्छा, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में तैयार होने। हानिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाना। सारा ये कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो थके हुए लग रहे थे। रहमान साहब सोफे पर आंखें मूंद कर ना लेटे थे और ना बैठे थे। तभी उनको अपने कानों में अपनी शहजादी की मीठी आवाज़ सुनाई दी। बाबा जान, ये ले। नवाल ट्रे में चाय और पानी लिए खड़ी थी। रहमान साहब ने ट्रे पकड़कर सामने टेबल पर रख दी। इतने में नवाल रहमान साहब के साथ सोफे पर बैठ के रहमान साहब ने अपनी जान से अजीज बेटी की जानिब देखा, जो प्यार से इन्हीं को देख रही थी। रहमान साहब ने इसके सर पर बोसा दिया और अपने सीने से लगाया। नवाल, मेरी बच्ची, आपने शादी के लिए शॉपिंग कर ली? बाबा, मैंने अपने लिए अभी तक कुछ नहीं लिया। नवाल मासूम सा मुंह बनाती हुई बोली। तो चलो ठीक है, आज हम चलते हैं, आपकी शॉपिंग कर आते हैं। बाबा, क्या हम माइयों पर नहीं जा सकते? नहीं मेरी बच्ची, इस दिन मेरी आखिरी और बहुत ज़रूरी मीटिंग है कराची में। बाबा, नवाल उदास से बोली। नवाल, मेरी आंखों का तारा, उदास मत हो, मैं मजबूर हूँ। रहमान साहब नवाल के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए बोले। ओके बाबा, मैं उदास नहीं हो रही, चलो एक और दिन मिल गया, अब मैं डांस की प्रैक्टिस कर लूँगी। रहमान साहब अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा उठे। तैयारी में दिन कैसे गुजरे पता ही ना चला। आज मलिक ख़ानदान की पहली शादी थी और भी दोनों बेटियों की। हानिया और सारा पीले जोड़े में फूलों के जेवर पहने बहुत सही लग रही थी। वो दोनों शादी करके एक ही घरे जा रही थी, इसलिए बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सादी बेगम तो अपनी बेटियों की नज़र उतारे नहीं थक रही थी। बासित बहुत अपनी बहनों को खुश देखकर बहुत खुश था। रस्म अभी तक शुरू नहीं हुई थी क्योंकि खान फैमिली लेट थी। बासित, फ़ोन करो जुरैन को, कहाँ रह गए हैं वो सब? अम्मी, मैंने कॉल की है, वो तो अभी स्टेशन में है और अनाया और आंटी पहुंचने वाली होंगी। एक तो जुरैन बेचारा बस काम काम। सादिया बेगम सोच से बोली। अम्मी, वो आ जाएगा, लेट ही सही पर ज़रूर आएगा।
आखिर वो भी हानिया और सारा को बहने मानता है। सादी बेगम मुस्कुराकर हाल की एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई, जहाँ अनाया और अफशा बेगम इन्हीं की जानिब आ रही थी। बासित ने इस जानिब देखा तो देखता ही रह गया। अनाया पीली सी सादी कुर्ती और नीचे भारी प्लाजो में गजब ढा रही थी। दुपट्टे को कंधों पर अच्छे से फैलाए, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए वो सीधा बासित के दिल में उतर रही थी। बासित अपनी नज़रों को काबू में करता अफशा बेगम की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेटे मैं ठीक। अफशा प्यार से इसका सर चूमते हुए बोली। अनाया तो बासित को अफशा बेगम के पास आता देखकर वहां से 9 तो 11 हुई हो गई थी। बासित भी इनसे मिलकर अपने कुछ अजीज साथियों से मिलने चला गया। रस्म शुरू हो चुकी थी। अनाया हानिया और सारा के पास ही बैठी थी। तभी सारा बोली, अनाया क्या तुमने डांस की कोई तैयारी की? हाँ की तो थी, पर ये ना हो कि तुम लोगों के भाई बुरा मान जाए, इसलिए फिर मैं ना करना ही बेहतर समझा। और मुझे एक पार्टनर भी चाहिए थी। ये पार्टनर ही नहीं मिल रही तो मैंने सोचा कि रहने दो। काश नवाली यहाँ होती तो वो ज़रूर डांस भी करती और तुम्हारी पार्टनर भी बनती। हाँ सच में वो हम तीनों को बोर भी ना होने देती। हानिया की बात पर सारा ने भी इसका साथ देते हुए कहा, अच्छा हानिया और सारा, वैसे तो बासित और जुरैन भाई कॉलेज टाइम से दोस्त है और हम भी एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, पर मैंने आज तक नवाल को कभी नहीं देखा सिवाय फोटोज़ के। यार वो हमारी दोस्ती से ठीक 15 दिन पहले ही यहाँ से जा चुकी थी। वैसे मैं बहुत बेसब्री से नवाल का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा नाया, जुरैन भाई कहाँ हैं? वो किसी केस में बिजी थे, अब बहनों से ज़्यादा केस जरूरी हो गए इनको। हानिया मुंह फैलाकर कहती है, हमारी फिक्र ही नहीं है। सारा भी बोली थी। तभी सामने ही जुरैन इनकी तरफ आता दिखाई दिया। सफ़ेद शलवार कमीज में साथ पेशावरी चप्पल पहने, सफ़ेद सुर्खी मारे रंग, फुल दाढ़ी, ब्राउन आंखें जिनमें संजीदगी संजीदगी थी, ब्राउन ही बाल जिनको जेल से अच्छे से सेट किया गया था, खड़ी नाक, सुर्ख होंठ जिन पे हानिया और सारा को देखकर मुस्कुराहट आई थी। और वहाँ न जाने कितनी लड़कियों की ख्वाहिश बना था, पर वो सीधा अपनी बहनों की तरफ बढ़ गया था। जुरैन ने पहले हानि के सर पर शौकत से हाथ फेरा, हाथ रखा, फिर सारा के, मेरी आज दोनों प्रिंसेस तो बहुत प्यारी लग रही हैं भाई, आप लेट आए हैं। सारा ने नाराज़गी जताई थी, तुम लोगों का भाई मसरूफ़ था ना। जुरैन भी वहाँ इनके साथ सोफे पर बैठ चुका था। भाई कल आप मेहंदी के फंक्शन शुरू होने से पहले यहाँ होंगे, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा? मेहंदी का फंक्शन तो हाल में है ना भाई, इनका मतलब वही था। अनाया भी इनकी बहस में बोल पड़ी थी। अनाया, जुरैन भाई जान बूझ कर तंग कर रहे हैं हमें। हानिया जुरैन का मकसद समझते हुए बोली। हानि की बात पर जुरैन का कहका हवा में गूंजा था और वहाँ मौजूद लड़कियां इस शख्स को अपना दिल दे बैठी थीं। हल्का फुल्का डांस हुआ और फिर ये फंक्शन रात को 2 बजे अख्ताम पर पहुंचा। आज मेहंदी थी और मलिक हाउस में चहल पहल थी। कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं औरतें अपनी महफिल लगाकर बैठी थी। बासुल को चाय की तलब महसूस हुई तो किचन की जानी बढ़ा, ये सोचकर कि किसी मुलाजमा को चाय बनाने का कहता हूँ, पर किचन में अनाया को देखकर इसकी तरफ बढ़ा अनाया खान। अनाया अपना नाम सुनकर पीछे को मुड़ी और अपने सामने बासुल को देखकर थोड़ा पीछे को हुई। जी जी, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? जी मैं अभी बना देती हूँ। अनाया थोड़ा अटक अटक कर बोल रही थी। वैसे ये तुम मेरे सामने अटक अटक कर क्यों बोलती हो? वैसे तो बहुत तेज़ ज़बान चलती है। बासुल किचन में ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बासुल की नज़रों से कंफ्यूज होती वो बोली थी। अनाया जल्दी से बोलती हुई चाय बनाने लगी। अनाया मुसलसल अपने ऊपर बासुल की नज़रें महसूस कर रही थी। इसने चाय 1 मिनट में बनाकर बासुल के आगे की थी। वाह, होने वाली बेगम, आप तो झटपट काम करती हैं। बासुल चाय पकड़कर शाह से बोलता हुआ किचन से बाहर निकल गया। पीछे अनाया ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया और सैंडविच उठाकर हानि के कमरे की तरफ भाग गई, जैसे फिर से बासुल ना आ जाए कहीं। 4 घंटे बाद अनाया नारंगी रंग के पाँव को जूती, फ्रॉक और साथ इसी रंग के खुस्से पहने, खूबसूरत सा मेकअप की और बालों की चुटियां बनाकर आगे को करके वो बहुत हसीन लग रही थी। वो हानिया और सारा को देखने इनके कमरे में गई तो वो इनको देखती रह गई। हानिया और सारा के ड्रेस एक जैसे थे, बस रंग में फ़र्क आ गया था। हानिया का लहंगा चोली हरा और सारा का नारंगी था, साथ हम रंग खुसे बालों को खोले दोनों के मुख्तलिफ स्टाइल बनाए गए थे। सलीके से सर पर दुपट्टा सेट किए वो बहुत प्यारी लग रही थी। वह भी हनान भाई और सनान भाई कहीं बेहोश ही ना हो जाए और तुम्हें देखकर कहीं बासित भाई, सारा बदला लेते हुए बोली, जबकि हानिया हनान का नाम सुनती इनके चेहरे पर हया के रंग फूट गए थे। अनाया, ये वक्त तुम पर भी आएगा जल्दी। हानिया अपनी लाली छुपाने के लिए अनाया से बोली। हाँ, पर फिलहाल तो तुम खैर मनाओ, अपनी आगे हैं तुम दोनों के सैया। अनाया, बस अब तंग नहीं करो हानिया को। और तो तुम खुश हो रही हो सनान भाई के नाम पर? अनाया, खबरदार, जो अब तुमने कुछ उल्टा बोला तो। सारा शर्माते हुए बोली, तो क्या कर लो कि मिसेस सनान अहमद। अना हानिया, इनको इसको मना करो। सारा छोटे बच्चों की तरह चिढ़ते हुए बोली। तभी हानिया रोने लगी। हानिया, क्या हुआ? सारा और अनाया परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी। हानिया, सॉरी, अगर तुम मेरी वजह से रो रही हो तो मैं बस मजाक कर रही थी। अनाया, ये तुम्हारी बात की वजह से नहीं रो रही तो क्या हुआ? अनाया परेशानी से सारा को देखते हुए बोली। सारा अनाया को
बिना जवाब दिए हानि की तरफ मतवज्जो हुई। हानिया, वो आ जाएगी कल, तुम खूब इसको पकड़ कर मारना, मैं भी इसका कीमा बना दूंगी तुम्हारे साथ। यार एक कॉल तो कर सकती थी ना, वो बिल्कुल भूल गई मुझे। तुम्हें हम सब को। हानिया, पागल मत बनो, मेकअप सारा ख़राब हो रहा है। अनाया टिश्यू पेपर से इसका चेहरा साफ करते हुए बोली। तभी अंदर अफशा बेगम आई। क्या हुआ हानिया, बच्चे क्यों रो रही हो? अफशा बेगम परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी। कुछ नहीं आंटी, बस नवाल को याद कर रही थी। नवाल का नाम तो सबने सुन रखा था, खान और अहमद फैमिली ने, पर देखा नवाल को किसी ने न था। हानिया, तुम क्यों रो रही हो? आ जाएगी वो कल, फिर खूब अपनी नाराज़गी का इजहार करना। अफशा बेगम ने काफ़ी इसको समझाया, फिर कहीं जाकर वो चुप हुई। सब अपनी अपनी गाड़ियों में हाल जा चुके थे। सब लड़कियों ने मिलकर दुल्हनों को लाया और दूल्हों के साथ बैठा दी। इनकी जोड़ियां आसमानों से उतरी हुई लग रही थी। सबकी नजरें इनकी जानिब थी। मेहंदी की रस्म अभी शुरू नहीं हुई थी, अभी कुछ खानदान के बड़े लोगों का आना बाकी था। जुरैन आज सुबह से ही मलिका हाउस में था और हाल में भी वो टाइम से पहुंच चुका था। आखिर बासित अकेला ये सब कैसे संभाल सकता था? और हानिया और सारा को वो अनाया की तरह ही मानता था। जुरैन को वहां पर मौजूद लड़कियों को देखकर तब चढ़ रही थी, क्योंकि सभी इसको देख ही जा रही थी। जुरैन कुर्सी से उठता हुआ बासित की तरफ आया। यार बासित, रस्म क्यों शुरू नहीं हो रही? क्यों कि साले साहब रहमान मामू नहीं पहुंचे अभी तक? रहमान मामू कल नहीं आ रहे थे? नहीं, सरप्राइज़ है हानि और सारा के लिए। वो बातें कर रहे थे जब इनको रहमान साहब बाहर से आते दिखाई दिए। बासु तो खुशी से इनके जानी बढ़ा, उनके गले लग गया। रहमान साहब ने भी इसका अपने सीने में बिंच किया। ले लिया मेरा शेर। रहमान इससे अलग होते हुए बोले और फिर अपनी बहन से मिले। हानि और सारा की तो खुशी की कोई ठिकाना ना था। रहमान साहब ने हानि और सारा को अपने गले से लगाया। हनान और सनान भी खुशी से रहमान साहब के गले मिले। फिर रहमान साहब ने अनाया की जानिब देखा। ये हमारे बासत की दुल्हन है ना? सादी बेगम ने अपनी आंसू को पूंछती हुई बोली। जी भाई, यही है मेरी होने वाली बहू। हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। सॉरी बच्चे, मैं पहचान नहीं सका, 4 साल पहले देखा था। कोई बात नहीं मामू, अनाया मुस्कुरा कर कहते हुए बोली। रहमान साहब ने इसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखा। और ये है अपना SHO जुरैन खान। वो जुरैन की तरफ देखते हुए बोला। जुरैन मुस्कुरा कर इनके गले लगा। जो जवान, तुम तो पहले से भी ज़्यादा सख्त मिजाज हो गए। रहमान साहब इसकी कमर थपथपा कर बोले। अफशा बहन, जुरैन का भी कहीं किया कि नहीं? कहाँ भाई, इसकी सोच की लड़की ही ढूंढ सकता। कहाँ भाई, सोच की लड़की कोई नहीं ढूंढ सकता। रहमान साहब कहकर लगाकर हंस पड़े। तभी सादिया बेगम बोली। नवाल कहाँ है? वो नहीं आई सादिया। रहमान साहब ने बड़े सफाक से झूठ बोला था, पर भाई बच्ची को अकेले ऐसे छोड़ आए हैं आप? अफशा बेगम फिक्रमंदी से बोली। नहीं, गार्ड्स भी हैं, बुआ भी। हानि और सारा को बहुत गुस्सा आया था नवाल की हरकत पर। हानि अपने अपने आप से वादा कर गई थी कि वो कभी भी नवाल से बात नहीं करेंगी। मेहंदी की रस्म शुरू होकर ख़त्म भी हो चुकी थी। अब सब डांस की तैयारी पकड़े थे। तभी हाल की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और बहुत सी लाइट्स एंट्रेंस की तरफ हो गई। वहाँ एक लड़की हरे रंग का गरारा और ऊपर इसी रंग की कुर्ती में मलबूस दुपट्टा एक साइड का बांधे अपने गिर्द चादर लपेटे सब इसको गौर से देख रहे थे। आखिर ये लड़की है कौन? तभी पूरे हाल में गाने की आवाज़ गूंजी और इस लड़की ने चादर अपने पीछे की जाने फेंक दी। लंबे बाल खुले छोड़े, खूबसूरत सा मेकअप किए, चश्मा लगाए। ये तो नवाल है। हानिया हनान को देखते हुए बोली। हाँ हानिया, ये तो सच में नवाल है। सारा हानिया की बात सुनते ही बोली। सादी बेगम भी मोहब्बतपाश नज़रों से नवाल को देख रही थी। नवाल डांस करते हुए स्टेज की जानी बढ़ रही थी। हानिया तो नवाल को देखकर रो पड़ी थी। नवाल डांस के ही दौरान सबसे मिली थी। सारा तो स्टेज से नीचे आकर नवाल से मिली थी। नवाल हानिया और सारा का हाथ पकड़े डांस फ्लोर पर लाई। तुम लोगों को याद है ना, हमने कहा था कि हम में से जिसकी पहले शादी हुई इस गाने पर डांस करेंगे। हानि और सारा हाँ में सर हिलाया। फिर क्या था, नवाल की जान से अजीज बहनों ने फ्लोर पर धूम मचा दी थी। अनाया को नवाल छोटी सी बहुत प्यारी लगी थी। गाना जैसे ही ख़त्म हुआ नवाल हानिया के गले लगी। हानिया, तुम बहुत बहुत हसीन लग रही हो। नवाल ने से अलग होकर इसका सरता पैर देखते हुए बोली। तुम भी मेरी जान बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे की तारीफ करती रहोगी। सारा मसनूई गुस्से से बोली। नहीं, हम तुम्हारी भी झूठी तारीफ कर देते हैं। नवाज शाह से बोली। नवाल की बच्ची। सारा हल्की सी चित नवाल के सर पर लगाती हुई बोली। बस करो तुम लोग, मुझे मेरी बहन से मिलने दो। बासत नवाल के सर पर शौकत से हाथ रखते हुए बोला। नवाल बासत के सीने से जा लगी। मेरी चंदा, वैसे सरप्राइज अच्छा दिया तुमने हम सबको। तभी नवाल बोली थी। मेरी भाभी कौन सी है? सारा और हानि को अपनी अपनी जगह पर दोबारा बैठा दिया गया था। तुम्हारी भाभी वो रही, बासर ने अनाया की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो पहले ही मोहब्बत से नवाल को देख रही थी। नवाल सीधा अनाया के पास गई। तो आप है मेरी होने वाली भाभी? नवाल ही कहते ही अनाया से मिली। खैर, मेरा नाम तो सुना ही होगा आपने, और आज देख भी लिया। बिल्कुल मैं जितना सोचा था, तुम इससे भी ज़्यादा प्यारी और अच्छी, और आप भी बहुत हसीन है अनाया। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको नाम से बुला सकती हूँ ना? बिल्कुल
तुम मुझे नाम से भी बुला सकती हो और मुझे तुम भी कह सकती हो। नवाल खुशी से एक बार फिर अनाया के गले लगी। मिली शुक्रिया अनाया। तभी इनके पास सादी बेगम और अफशा बेगम आई। नवाल बच्चे ये हैं अनाया की अम्मी और अफशा ये मेरी भांजी है। अफशा खुशी से नवाल को गले लगा गई। बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, आप भी बहुत हसीन हैं आंटी। और नवाल शाह से इनके गाल को छूकर बोली, बहुत शरारती हो नवाल बच्चे आप। अफशा हंसकर बोली तो सादिया भी हंस पड़ी। मैं अब वापस आ गई हूँ, ना देखिएगा सबको फिर से पहले जैसा कर दूंगी। नवाल सादी बेगम के सीने से लगती हुई बोली। नवाल की अपनी माँ तो इसकी दुनिया में लाते ही खुद चल बसी थी, इसको सादी बेगम नहीं पाला था। सादी बेगम की सारा 2 साल की थी जब आसिफ के वालिद इस दुनिया से चल बसे। फिर सादिया बेगम मलिक हाउस आ गई थी अपने भाई भाभी के पास। रहमान साहब को अल्लाह ने शादी के 10 साल बाद नवाल के रूम में रहमत से नवाजा था, पर इस रहमत के मिलते ही अपनी बीवी को खो बैठे। नवाल सारा से 4 साल छोटी थी और हानिया से 6 साल, पर वो सब ऐसे कि एक दूसरे से बात करती जैसे हम उम्र हो। अनाया तुमने कोई डांस किया? अनाया जो मुस्कुराकर सादी बेगम को देख रही थी नवाल की बात पर बोली। सोचा तो था पर कोई डांस पार्टनर नहीं मिली तो सोचा रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो, मैं हूँ ना नवाल के होते हुए तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। पर नवाल तुम बगैर प्रैक्टिस के कैसे? अनाया परेशानी से बोली। नवाल रहमान को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। वो शाद से बालों को एक अदा से झटका देते हुए बोली। दूर खड़े ज़ुरैन ने इसको बहुत बेजारी से देखा था। वो इनकी बात तो नहीं सुन सका, पर इसकी इस अदा पर बहुत अजीब सी नज़र से इसको देखकर दूसरी जानिब मुड़ता हुआ मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। चलो भी तुम तैयारी पकड़ो, मैं गाना लगवा कर आती हूँ। नवाला अनाया से कहती हुई डीजे की जानिब बढ़ गई। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, अफशा बेगम ने दिल से सादी बेगम से कहा था। इतने में तमाम लाइट्स ऑफ हो गई और डांस फ्लोर मुख्तलिफ रंगों की लाइट्स से चमक उठा। फ्लोर पर एक जानिब अनाया और दूसरी जानिब नवाल थी। पूरे हाल में शकीरा का गाना गूंज गूंज उठा था। अनाया डांस करते हुए नवाल की जगह पर जाती और नवाल अनाया की जगह पर। इन दोनों ने बहुत ही खूबसूरत डांस किया था। गाना खत्म होते ही पूरे हाल में तालियों का शोर हुआ था। नवाल और अनाया के डांस पर हानिया और सारा बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। इसी तरह आज का फंक्शन में बहुत ज़्यादा यादगार साबित हुआ था। भाइयों के मुकाबले में मेहंदी का फंक्शन ज़्यादा रूज पर रहा था। देर रात तक ये शोर रहा था। सुबह 11 बजे का निकाह था तो सबने रात 12 बजे तक इस फंक्शन को ख़त्म किया। हानिया और सारा का निकाह हो चुका था। निकाह में इतने मेहमान ना थे। सब भी सफ़ेद रंग के कपड़ों में बहुत ही हसीन लग रहे थे, पर नवाल को देखकर लग रहा था जैसे सफ़ेद रंग बना ही इसके लिए था। पैरों को छूती फ्रॉक जिसके गले और बॉर्डर्स पर हल्का सिल्वर काम हुआ था। बालों को कर्ल करके खुला छोड़े मेकअप के नाम पर बस रेड लिपस्टिक और काजल आंखों पर लगाए वो गजब ढा रही थी। वो फूलों की थाल लेकर ऊपर छत पर जा रही थी। अभी वो सीढ़ियों से छत पर कदम रखने वाली थी कि ऊपर से नीचे आते किसी दीवारनुमा इंसान के सीने से लगती हुई पीछे की जानिब गिरने लगी। इसके हाथ से थाल ऊपर की जानिब जा चुका था। मुकाबले नवाल को पीछे गिरने से पहले ही इसका हाथ थाम लिया था। नवाल डर से आंखें बंद कर चुकी थी, पर इस पर वो मुकाबले पर लाल गुलाब की पत्तियां गिर रही थी। नवाल को जब कुछ चोट महसूस ना हुई तो इसने जल्दी से आंखें खोली। अपने सामने एक दराज कद ब्राउन आंखों वाले खूबसूरत इंसान को देखती ही रह गई। नाक पर गुस्सा लिए वो नवाल को घूर रहा था। नवाल अपना हाथ जुनैन के हाथ में देखकर फौरन तौर पर सीधी हुई और अपना हाथ इसके हाथ से आज़ाद करवाया। नवाज जमीन पर पड़े फूलों को देखकर गुस्से में आ गई और गुस्से से मुकाबिल को घूरने लगी। हटो आगे से। जुरैन अपनी गुस्से की आदत से मजबूर बेरुखी से बोला। 1 मिनट। नवाल ने अपनी शहादत की उंगली उठाते हुए कब बोली। आपने मेरा इतना नुकसान कर दिया और ऊपर से इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ड्रामे बाजियां ना करो। ज़्यादा बात करने के लिए बात को मत बढ़ाओ। जुरैन नवाल को भी बाकी लड़कियों जैसा समझ रहा था। है क्या बात करने के बहाने? पागल तो नहीं है आप खुद को कोई टॉप चीज़ समझते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि नवाल रहमान को आपसे बात करने या आपके इर्द गिर्द भटकने में कोई शौक नहीं है। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। आप होंगे आप खूबसूरत अपनी नज़र में, पर मेरी नज़र में आप खूबसूरत नहीं। इंसान के अगर लहजे में मिठास ना हो तो हुसन का अचार डालना है क्या? किसी ने मुकाबल को इसके अल्फाज पर तब चढ़ी थी। अभी जुरैन कुछ बोलने ही वाला था कि नवाल गुस्से से मुड़ती हुई नीचे की जानिब बढ़ गई थी। इसके सिल्की बाल जुरैन के चेहरे को छूकर गए थे। 1 मिनट के लिए तो जुरैन भी इसकी इस तरह जाने पर खौसा गया था, पर इसके अल्फाज याद आते ही गुस्से से मुठियां भींचता हुआ नीचे की जानिब बढ़ गया। नवाल का अच्छा खासा मूड खराब हो गया था। वो अनाया के पास आकर खड़ी हो गई। अनाया इसका मूड खराब देखकर इसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या हुआ नवाल? नवाल ने एक एक लफ्ज अनाया को बताया। हाँ अच्छा था कौन जिसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की? पता नहीं कौन था जवल। अनाया इसकी बात पर हंस दी। तभी अफशा बेगम इसके पास आई। अनाया अपने भाई को तो बुलाओ ज़रा, मैंने इसको सुबह से नहीं देखा। अभी अनाया कुछ बोलती नवाल पहले ही बोल पड़ी। क्या अनाया तुम्हारा कोई भाई भी है? नवाल हैरानी से पहले अनाया और फिर अफशा बेगम को देखकर बोली। जी हाँ मेरे एक बड़े भाई हैं जुरैन। वाह भी तुमने मुझे मिलाया ही नहीं जुरैन भाई से। जाओ अनाया नवाल को भी साथ ले जाओ, नवाल को भी मिला दो जुरैन से। चलो नवाल खुशी से इसके साथ जाने लगी। अनाया
अब मेरे भाइयों की लिस्ट में ज़ुरैन भाई का भी नाम ऐड हो गया। अनाया नवाल का चेहरा देखकर मुस्कुरा गई। मेरे ख्याल से भाई यही होंगे, मैंने कुछ देर पहले ही इनको इसी कमरे में जाते हुए देखा था। अनाया कमरे के आगे खड़ी होते हुए बोली। अनाया से पहले नवाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं तो दोनों अंदर चले गए। सामने ही ज़ुरैन दरवाजे की तरफ पीट करके बैठा हुआ था। अनाया वहीं खड़ी हुई होकर बोली, भाई अम्मी आपको बुला रही हैं। ज़ुरैन ने पीछे मुड़कर देखा तो अनाया के साथ नवाल को भी कमरे में देखकर उठ बैठा। नवाल ने अपने सामने मगरूर इंसान को देखकर अच्छी खासी बदमज़ा हुई। अनाया नवाल को देखती हुई बोली, नवाल ये है मेरे भाई ज़ुरैन। नवाल ने गुस्से से ज़ुरैन को घूरते हुए बोला, रहने दो अनाया, ये ना हो ये मोहतरम ये समझ लें कि मैं इनसे बात करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। नवाल गुस्से से कहती हुई वहाँ से निकल गई, जबकि अनाया समझ गई कि वो ऐसा क्यों कहकर गई है। भाई ये नवाल है और ये मलकों की बेटी है, और आप हानिया सारा को देखकर समझ सकते हैं कि ये बाकी लड़कियों जैसी हरगिज़ नहीं है। खुदारा नवाल को इन लड़कियों से कंपेयर ना करे जो मर्दों को देखकर इनके पीछे पड़ जाती हैं। वो तो ये कह रही थी कि आज से इसका एक और भाई है, पर आप तो इससे पहले ही इस मासूम के दिल में अपने लिए मनफी सोच डाल चुके हैं। अनाया को दिली दुख हुआ था। ज़ुरैन ने कुछ ना बोला था। अनाया पैगाम देती वहाँ से निकल गई। इसका इरादा नवाल से बात करने का था। नवाल सारी रात हानिया और सारा को बता नवाल सारी बात हानिया और सारा को बता चुकी थी। नवाल भाई बहुत अच्छे हैं, बस इनकी शख्सियत ही ऐसी है, वो सबसे ऐसे ही बात करते हैं। हानिया उसको समझा रही थी, तभी अंदर अनाया आई। नवाल, हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, भाई एक सख्त पुलिस ऑफिसर बनते बनते एक मनफी इंसान भी बन चुके हैं, तो इसका ये मतलब है कि हर किसी के साथ ऐसे बिहेव करेंगे। चलो छोड़ो, तुम ये सब शाम के लिए तैयारी पकड़ो। भाई तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। सारा जो कब से जो बैठी इनकी बातें सुन रही थी, आकर बोल पड़ी, नहीं सारा देखना तुम ये जो कुछ लोग शादी से पहले नखरे करते हैं ना, शादी के बाद यही बीवी से डरते हैं। नवाल की बात पर वो तीनों हंसती। शादी करेंगे तभी तो ये मुमकिन है। अनाया बहुत आज से बोली थी, नवाल रहमान की दुआ है कि तुम्हारे भाई को बहुत ही खौफनाक चुड़ैल किस्म की बीवी मिली। इसकी इस बात पर इन तीनों का कहका हवा के सुपुर्द हुआ था और इन सब ने आमीन भी कहा था। फिर अनाया और नवाल ने हानिया और सारा के तैयार होने में मदद की। हानिया और सारा की नज़र जैसे ही कमरे में आई तो वो दोनों भी तैयार होने चली गई। नवाल और अनाया लेट हो गई थी। पहले नवाल ने अनाया की तैयार होने में हेल्प की और फिर अनाया ने नवाल की। अनाया हल्के पर्पल रंग के शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस बालों का जोड़ा बनाए साथ मैचिंग जोड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नवाल मेहंदी और निकाह के बरक़्स आज ज़्यादा तैयार हुई थी। डार्क चेरी रंग का लहंगा साथ लहंगे के पेट को कवर करता ब्लाउज जो स्लीवलेस था और इसके ऊपर फुल स्लीव और पैरों को छूता खूबसूरत सा बालों का जोड़ा फुल स्लीवलेस पैरों को छूता खूबसूरत सा बालों का जोड़ा सलीके से मेकअप और ज्वेलरी में बड़े बड़े झुमके और माथा टीका लगाया। नवाल नजर लग जाने की हद तक पहले लग रही थी। नवाल तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अनाया प्यार से इसके बालों को सेट करते हुए बोली, तुम भी अच्छी लग रही हो अनाया। नवाल, ये ना हो नीचे कोई तुम्हें प्रपोज कर दे। अनाया के पास सुनकर नवाल ने गौर से खुद को आईने में देखा। नहीं करता। नवाल ये कहते हुए ही अपनी हील पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। चलो अनाया, अभी हमने दूध पिलाई की रस्म भी करनी है। हाँ मैं तो भूल ही गई। अनाया माथे पर हाथ रखते हुए बोली। अनाया और नवाल हाथ में ट्रे पकड़े स्टेज पर पहुंची। वो दोनों साथ चलते हुए बिल्कुल परियां लग रही थी। वहां मौजूद बहुत से लड़के नवाल की खूबसूरती में खो से गए थे, पर नवाल को क्या लेना देना इनसे तो मुस्कुराती हुई अपनी बहनों को देख रही थी। कितने पैसे चाहिए इस 2 गिलास दूध के बदले? आप दोनों को ज़्यादा कुछ नहीं, 2 गिलासों के की कीमत बस 2 लाख है। अनाया मज़े से बोली। क्या? हनान और सनान इकट्ठे बोले थे। ये क्या बात हुई? हम आपको दो दो लड़कियां दे रहे हैं और आप हमें 2 लाख नहीं दे सकते? अनाया फिर बोली, क्या करोगे तुम दोनों इतने पैसों का? देखें आप दोनों दोस्तों को लेकर जा रहे हैं, हमें इनकी याद आएगी तो हम इन पैसों से पार्टी करके इनकी याद को कम करने की कोशिश करेंगे। अब की बार नवाल बोली थी। इसकी बात पर वहाँ मौजूद सबने कहका लगाया था, बस ठीक है बच्चियों को इनकी मुँह मांगी कीमत मिलेगी। हनान और सनान के वालिद अपनी जेब से पैसे निकालते हुए बोले। पैसे लेते ही नवाल और अनाया ने इनको शुक्रिया कहा और दूध के गिलास हनान और सनान को पकड़ाए चल पड़ी। चल मेरी शहजादी, अपना काम तो हो गया। नवाल दूध के खाली गिलास पकड़ते हुए बोली। नवाल टेबल पर अकेली बैठी मोबाइल में पिक्स देख रही थी, जब एक 23-24 साल नौजवान इसकी टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ठीक इसी टेबल के सामने वाली टेबल पर ज़ुरैन भी अपने ध्यान में बैठ गया। नवाल ने इस नौजवान की जानिब देखा जो देखने में अच्छा खासा खूबसूरत था, जो नवाल को ही देख रहा था। जी मैंने आपको पहचाना नहीं? नवाल, राइट जी नवाल ही हूँ मैं साद हसन
साधु सैन वो अपना हाथ आगे करता हुआ बोला। नवाल इसकी बेबाकी पर हैरान थी। नवाल इसका हाथ इग्नोर करते हुए बोली, आप साध हो या रफ़ीक, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा आप हमारे मेहमान हैं तो प्लीज़ मेहमान बनकर रहें। साध इसकी बदतमीजी को इग्नोर करता हुआ बोला, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। चलें ठीक है भाई, ये शादी हो जाए फिर आप हमारे घर आते जाते रहिएगा। फिर आपकी ये बहन अपने बाबा और भाई के सामने बैठकर खूब आपसे बातें करेगी। नवाल आंखों में गुस्सा और होंठों पर मुस्कुराहट लेकर बोली और वहां से उठ गई। साथ अपनी इतनी मीठी इंसल्ट पर भी हंसकर वहां से उठ खड़ा हुआ। जुनैन इस खूबसूरत अप्सरा के हुस्न और इसके अल्फाज को सुनकर हंस दिया। जुनैन को जब अपने होंठ मुस्कुराते हुए महसूस हुए तो जल्दी से खुद पर संजीदगी का पर्दा ओढ़ गया। इसने एक नज़र घूर कर जाते हुए साथ को देखा था और अंदर ही अंदर इसका नाम दोहराया, साद हुसैन। रुखसती का शोर उठा था। बासत और जुनैन रुखसती का शोर उठा था। बासत और जुनैन भाई होने का पूरा पूरा फर्ज अदा कर रहे थे और रहमान साहब ने एक बाप का हानिया हानिया सा हानिया और सारा इतना माँ और भाई के गले लगकर नहीं रोई जितना नवाल के गले लगकर रोई थी। नवाल की भी आंखों में आंसू थे। माहौल बहुत गमजदा हो गया था जब नवाल हानि से बोली कि बस करो, अब यहाँ खड़े रहना है, जाओ भी, अब सारा मूड और मेकअप खराब कर दिया तुम लोगों ने, अपना अपना भी और मेरा भी। हनान भाई और सनान भाई को डराना है क्या? ऐसे नवाल का सारा मुंह साफ करते हुए बोली। इसकी बात पर सभी मुस्कुरा उठे। बहुत सी दवाओं के साथ इनको रुखसत किया गया। आज वलीमा था। हानि और सारा के चेहरे पर हया के रंग खिले थे। सभी आ चुके थे, बस बासत और नवाल अभी तक नहीं पहुंचे थे। सभी इन दोनों का पूछ चुके थे। सादिया बेगम तो बता बता कर सबको थक गई थी कि नवाल ने गिफ्ट नहीं लिया तो वो बासित के साथ पहले ही वही लेने गई है। अनाया को नवाल की कंपनी में बहुत मजा आया था। वो भी काफी दफा पूछ चुकी थी कि हानिया तो बार बार इधर उधर नजर दौड़ा रही थी, पर अभी तक नवाल नहीं आई थी। सबसे बेताब नजर तो जुरैन की थी। वो खुद भी अपनी कैफियत से अनजान था। वो एक बार बासित को कॉल कर चुका था और बासित ने कहा था कि बस पहुंचने वाले हैं। सब खुशखबरी में मसरूफ थे जब सामने से नवाल और बासित आते हुए दिखाई दिए। जुरैन तो नवाल को देखकर खोसा गया था। वो ऐसा बिल्कुल ना था। वो एक संजीदा और लड़कियों से जरा फासा रखने वाला शख्स था, पर नवाल ने जुरैन के दिल में अपने लिए जज्बात जगा दिए थे। इस बात से जुरैन बखूबी वाकिफ था, पर जानबूझकर खुद से मुकर आता। नवाल ब्लैक साड़ी पहने, लंबे बालों को खूबसूरत सी पोनी किए, कानों में झुमके डाले, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बासुद नवाल चलते हुए हानिया और सारा के पास आए और बारी बारी इनसे मिले। नवाल ने गिफ्ट सामने टेबल पर रखी और इनके साथ बातों में मसरूफ हुई। बासुद वहाँ कुछ देर बैठा और वहां से उठ खड़ा हुआ। बासुद स्टेज से नीचे उतर आता और अनाया नवाल के पास जाने के लिए ऊपर पास से गुजरते। बासुद ने अनाया को देखकर जरा ऊंची आवाज में माशाल्लाह कहा, जो अनाया बखूबी सुन चुकी थी। अनाया अपना सर झुकाकर ऊपर की जानिब बढ़ गई। अनाया नवाल के गले मिली। नवाल, ये क्या तरीका है? तुम तो मुझे भूल ही गई हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा या बासित भाई का? नवाल हंसते हुए बोली। नवाल यार, हाँ अनाया यार। नवाज शाह से बोलती हुई स्टेज से नीचे आ गई क्योंकि अब वो लोग भी दहानिया लोगों से मिलने आ रहे थे। नवाल के इस तरह नीचे उतरने से रहमान साहब के यकदम मुंह से निकला, नवाल बच्चे आराम से। रहमान साहब की बात पर बासित और जुरैन ने इनकी तरफ इनकी नज़रों का पीछा किया। जहाँ नवाल हंसते हुए भागने से अंदाज में नीचे उतरी और पीछे से सी के अंदाज में अनाया भी इसके पीछे लपकी। मामू, अब नवाल छोटी बच्ची नहीं रही, माशाल्लाह बड़ी हो गई, अपना ख्याल रख सकती है। और अब आप फिक्र छोड़ दें, इसका अब इसका भाई और इसकी माँ जैसी पुप्पो इसके पास है। बासित अब मोहब्बत पाश नज़रों से नवाल को देखते हुए बोले। बासित, औलाद के आगे औलाद भी हो जाए ना तो तब भी अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं, क्यों जुरैन मियाँ? रहमान साहब चुपचाप इसे जानिब पर देखते हुए जुरैन से बोले, जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो इनकी जानिब मुड़ता हुआ बोला, अच्छा जुरैन, तुम भी कोई अच्छी लड़की ढूंढो ताकि तुम्हारी शादी भी बासित के साथ ही कर दी जाए। मामू जान कहीं ये शादी कर ही ना ले। अगर करनी होती तो कब की कर चुका होता। मतलब अभी बासित कुछ कहते से पहले ही जुरैन एकदम से बोल उठा, कुछ नहीं मामू, ऐसे कैसे कुछ नहीं। बासित बताओ भी क्या मसला है? इसकी बचपन की मंग ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ अकेली होती है। लीना तो वो वापस नहीं आ रही क्या? मामू वो तो वापस आ जाएगी, पर ये साहब इनसे शादी नहीं करना चाहते। जुरैन बच्चे, अल्लाह इस बच्ची को भी हिदायत दे और तुम्हें भी। जुरैन ने बस बासित को खा जाने वाली नज़रों से देख सका। रहमान साहब ये कहते हुए वहाँ से अपने एक जाने वाले की तरफ बढ़ के, बकवास बंद नहीं रख सकता? क्या जरूरत है इस लड़की का जिक्र मामू के सामने करने का? जुरैन गुस्से से बासित को कहता है। जुरैन, वैसे तुझे क्यों चिढ़ होती है इसके नाम से? तेरी बचपन की पसंद है अलीना भाभी। शट अप बासित, मैं इसको ऐसा कोई हक नहीं देता जिसकी बिना पर तू इस औरत को भाभी कहे। मेरी इससे मंगनी तक नहीं हुई। इसके लिए रिश्ता अहम होता तो वो अम्मी के एक बार कहने पर पाकिस्तान आ जाती। जुनैन कुछ ही ज्यादा ही गुस्सा कर गया था। बासित बस इसको चुपचाप बाहर जाते हुए देखने लगा। ये क्या था? ये कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता लीना के नाम पर। जुनैन हाल की छत पर गुस्से से इधर उधर टहल रहा था, तभी इसको नसवानी आवाज सुनाई दी दूसरी जानिब से, हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे कल तक दो सारे कमेंट्स भेज दो, शादी तो खत्म हो गई।
हाँ ठीक है, मुझे कल तक सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दो, शादी तो ख़त्म हो गई है, अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने के लिए पहला कदम यूनिवर्सिटी है, वरना मैं हानिया और सारा के बगैर मलिक हाउस में नहीं रह सकूंगी। और हाँ सबा, मेरी जो चीज़ें तेरे पास रह गई हैं वो किसी के हाथ तक भिजवा देना। अच्छा मैं भेजती हूँ पिक्स। नवाल इतना कहते ही फ़ोन बंद करके नीचे जाने के लिए मुड़ी तो अपने सामने ही जुनैन को अपनी तरफ देखते हुए पाया। जुनैन एक खूबसूरत नौजवान था। नवाल पहली बार भी इसकी संजीदा आंखों में खो गई थी, इसलिए नवाल ने आपकी बार इसकी आंखों में देखने की जुर्रत न की थी। नवाल नजरें नीचे झुकाए हुए बोली, मैं आपके पीछे नहीं आई, किसी खुशफहमी में ना रहिएगा, आप हटे, मुझे नीचे जाना है। मुकाबले की जानिब से कोई जवाब और ना पाकर मुकाबले की जानिब से कोई जवाब और ना को करवाई पाकर मुकाबले की जानिब से कोई जवाब ना पाकर इसने जुनैन की जानिब देखा। जुनैन अपनी आंखों में ढेरों गुस्सा और जज्बात लिए नवाल को देख रहा था। नवाल को इसकी खामोशी से वहशत महसूस हो रही थी। क्या मसला है, मुझे नीचे जाना है। वो अब जुनैन के पास से जाते हुए बोली। जुनैन ने यकदम से इसको पकड़कर दरवाजे के साथ लगाया। ये क्या बदतमीजी है। नवाल अपने आप इसे से दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, नवाल रहमान, मुझसे मेरी सोचों से दूर रहो, तुम मुझे जानती नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ, तुम मुझे झेल नहीं पाओगी, दूर रहो मुझसे। जुरैन धारता हुआ बोला था, जबकि नवाल इसकी बातों का मतलब नहीं समझ सकी। छोड़े मुझे, आप पागल हैं। नवाल अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम इस पागल से दूर हो। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लोगों को मंजर से गायब करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जुरैन इसके बालों से पकड़ते हुए बोला। नवाल की आंखों में आंसू देकर इसको झटके से छोड़कर अपना रुख फेर गया। सच में आप बहुत बुरे इंसान हैं, मैं आपसे दूर रहूं। अरे जाइए, इस नवाल रहमान पर इतना बुरा वक्त नहीं आया जो आप जैसे घमंडी और अकड़ू इंसान के पीछे घूमोगी। रही बात आपको झेलने की, तो मेरा आपसे ऐसा कोई वास्ता नहीं है, लिहाजा अपनी हद में रहें। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो आप जैसे इंसान के पीछे किसी भी हद तक चली जाए, और ना ही इन लड़कियों में से हूँ जो डर के घर के किसी कोने में पड़ी रहे। मैं नवाल रहमान हूँ, मुझे लोगों की गलतफहमियां भी दूर करनी आती हैं और आप जैसे लोगों का मुंह भी तोड़ना आता है। अगर आइंदा मुझे इस तरह से हाथ भी लगाया तो याद रखिएगा। जुनैन खान, मैं आपका ये हाथ तोड़ दूंगी। चवल इंसान वो इसको खुद दिया हुआ लकब ऊंची आवाज में कहकर नीचे की जानिब भाग गई, और जुनैन छत पर पड़े टेबल को उठाकर दूसरी जानिब फेंक चुका था। लेकिन अचानक ही नवाल के मुंह से अपना नाम इसको अपने कानों में सुनाई दिया तो एक दिलकश सी मुस्कुराहट इसके लबों को छू लिया। कुछ भी हो जाए नवाल रहमान, मैं तुम्हें नवाज जुनैन बनाकर ही छोड़ूंगा। तुम मेरी हो आज से, अभी से तुम हमेशा के लिए जुनैन खान की हो। इसके मुझे जिस भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो ना, तो अब देखो तुम मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकोगी। जुनैन अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर अपने आप से हद कर चुका था। एक हफ्ते बाद, इससे एक हफ्ते में नवाल की दोबारा मुलाकात जुनैन से ना हुई थी। नवाल ने अनाया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और आज इसको यूनिवर्सिटी में जाते हुए 3 दिन होने वाले थे। उसको छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी बासत ने ली थी, पर आज बासत ने नवाल को कॉल करके कहा था कि वह अनाया के साथ घर जाए, इसको कोई ज़रूरी काम है। नवाल अनाया के साथ बैठी इंतजार करी थी जब सामने से जुनैन ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने गूगल्स लगाए बहुत ही वजिया लग रहा था। बहुत सी लड़कियां इसको देखती रह गई। नवाल को लड़कियों का ऐसे जुनैन को देखना एक आंख ना बाया था। फिर दिल ही दिल में सोचने लगी कि मुझे क्या, जो मर्जी इस भूत को देखिए। जुनैन ने वहीं खड़े होकर इनको आने का इशारा किया। अनाया तो चल पड़ी, मगर नवाल मरे मरे कदम उठाकर अनाया के पीछे चलने लगी। अनाया इसके चलने की रफ्तार देखकर इसका हाथ थाम कर जल्दी जल्दी से चलने लगी। गाड़ी के पास जाती है अनाया गाड़ी की पिछली जानिब बैठ गई। नवाल भी पिछली जानिब बैठने लगी जब जुनैन मिरर सीट करते हुए बोला। नवाल भी पीछे जानी बैठ के जब जुनैन मिरर सेट करते हुए बोला, मैं तुम लोगों का ड्राइवर नहीं हूँ कि हूँ, एक आगे बैठे। नवाल पीछे बैठती हुई बोली, अनाया तुम आगे चली जाओ, ये ना हो लोग फिर से ये सोचने लग पड़े कि मैं इनके साथ बैठने के लिए मरी जा रही हूँ। नवाल बाहर स्टूडेंट को देखते हुए बोली। अनाया चुपचाप उठकर आगे आ गई, जबकि जुनैन को अपनी पहली मुलाकात याद करके खुद पर गुस्सा आया। नवाल को मुसलसल खुद पर जुनैन की नजरें महसूस हो रही थी। ये बात अनाया ने भी नोट की थी कि भाई बहुत बार मिरर से नवाल को गुस्से से घूर चुके थे। कुछ ही देर में नवाल के घर के बाहर थी, इसने शुक्र का कलमा पड़ा था। नवाल गुस्से से जुनैन पर एक नज़र डालकर बाहर निकली और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। अनाया ने बेयकीनी से नवाल की पीठ को देखा और फिर अपने भाई को। ये क्या था? अनाया ने जुनैन से पूछा। मुझे क्या पता, जैसे पूछ लेना। कल जुनैन साहब मुकर गया अनाया के सामने। अनाया को थोड़ा शक हुआ था पर बोली कुछ नहीं। जुनैन पुलिस स्टेशन अभी पहुंचा था तो आगे से एक बहुत बड़ी खबर इसका इंतजार कर रही थी। सर एक जरूरी बात बतानी है आपको। अभी नहीं, फिलहाल मैं सुकून चाहता हूँ। जुनैन नवाल के बारे में सोचते हुए बोला। पर सर बहुत जरूरी बात समझ नहीं आती। इरफान अभी नहीं। जुनैन गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला। सर सदीकी ने धमकी दी है कि वो आपकी बहन को किडनैप कर लेगा। इरफान जल्दी से एक ही सांस में बोला था। जुनैन एक एकदम गुस्से से उठ खड़ा हुआ और फोन
निकाल कर नंबर डाल करके कान से लगाया। सदीकी तू जिंदा बचेगा तो ही किडनैप करेगा ना कमीने। जुरैन ने की समातों से इसका कहका गूंजा। पुलिस ऑफिसर इतने बड़े बोल ना बोल के बाद में मेरे सामने भीख मांगनी पड़े। कान खोलकर सुन के, अगर तूने मेरी फैमिली में से किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सदीकी ये कहते ही कॉल काट के, जबकि जुरैन कॉल बंद होते ही मोबाइल सामने दीवार पर मार चुका था। इरफान जुरैन का सबसे वफादार सिपाही था। उम्र में इरफान जुरैन से थोड़ा बड़ा और 2 बच्चों का बाप था। इरफान, अनाया की सिक्योरिटी का इंतजाम करो। अनाया को खुद भी ना पता चले कि इस बारे में और सदीकी का भी कोई इंतजाम करने के लिए कुछ करो। ओके सर, इरफान ताबेदारी से बोला। नवाल ने सारा और हानिया से बात करके मोबाइल रखा और लेटकर छत को घूरने लगी। जुरैन खान, इस आदमी ने कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं की, फिर भी मैं इसी में डूबती जा रही हूँ। नवाल खुद से मुखातिब थी। नहीं नवाल, होश की दुनिया में वापस आ जुरैन, और तू बिल्कुल चांद और सूरज की माने। दो रहते तो एक ही आसमान पर हो, पर कभी मिल नहीं सकोगे। मुझे अपने आप पर काबू पाना होगा। जुरैन खान और नवाल रहमान कभी एक नहीं हो सकते। जुरैन तो मुझसे पहले दिन खार खाता है और मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगी। वो तो मुझे देखना पसंद नहीं करते। नवाल बगैर जुरैन के दिल का हाल जाने खुद ही इसको बुलाने का फैसला करके सो गई। आज इतवार का दिन था। नाया ने फ़ोन करके नवाल को खान वेला ही बुलवाया था। अफशा बेगम ने बहुत सी बातें की थी नवाल के साथ, पर सर में दर्द की वजह से माजा करके कमरे में आराम की घर से चली गई थी। जुरैन तो कल रात से ही वापस ना आया था। आज खान वेला में बहुत रौनक थी। वजह नवाल थी। अनाया ने उसको पूरा वेला दिखाया था। अब दोनों किचन में घुसी हुई थी। अनाया पास्ता बनाने में लगी थी और नवाल कुकीज़। दोनों ने मुलाजमों को किचन से बाहर भेज दिया था। खानवेला का किचन हमेशा आईने की जैसा चमकता था, पर आज नवाल ने इस किचन में चूहे निचवा दिए थे। दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। जब अनाया ने नवाल से कहा, नवाल इसका थोड़ा ध्यान रखो, मैं मोबाइल लेकर आती हूँ। अनाया ये कहते हुए वहाँ से निकल गई थी। पीछे नवाल, जिसको कुकिंग का कुकिंग का फे भी नहीं आता था, खुद को शेफ समझकर पास्ते को पूरे जोर से फ्राई पैन से कभी ऊपर करती तो कभी पैन में। तभी जुरैन बाहर से थका हुआ पानी पीने अंदर किचन में दाखिल हुआ। किचन का हाल देखकर साफ पता लग रहा था कि आज इसमें कोई अनाड़ी घुसा हुआ है। जुरैन तो फर्श का और शेल्फ का हाल देखकर सदमे में था, जब इसको किचन में अपने अलावा भी एक जीरो नजर आई। सामने नवाल खड़ी पैन में पास्ते के साथ खेलने में मसरूफ थी। नवाल अपने ही ध्यान में लगी हुई थी, जब अचानक इसकी आंख में छींट पड़ गई। नवाल ने जल्दी से पैन शेल्फ पर रखा और अपनी आंख पर हाथ रखकर ऊंचा ऊंचा नाया को बुलाने लगी। नाया, तुम्हारे इन चावल वास्ते की सॉस मेरी आंख में चली गई। नवाल जल्दी से सिंक की तरफ बढ़ी और आंख में पानी मारने लगी। इसके बाल बार बार आगे को आ रहे थे। नवाल ने अपने पीछे किसी का साया देखा। इसको लगा कि शायद अनाया है। अनाया, अब वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मेरे बाल ही पीछे से कैचर में बांध दो। जुरैन ने इसकी बात पर अमल करते हुए वैसे ही किया जैसे इसने कहा था। नवाल जुरैन की तरफ मुड़ी। अनाया, मेरी आंख में बहुत जलन हो रही है। जुरैन इसका चेहरा आराम से पकड़कर इसकी आंखों में फूंक मारी। अनाया, तुम्हारे हाथ मर्दों जैसे क्यों लग रहे हैं? नवाज जुरैन के हाथों को हाथ लगाते हुए बोली। इतने में जुरैन इसकी आंख को चूम गया था। अपनी आंखों पर नरम होंठों के साथ चुभन महसूस करके नवाल ने जल्दी से आंखें खोली। अपने इतने करीब जुरैन को देखकर नवाल सटपटा गई। आप? अनाया कहाँ गई? नवाल जुरैन के आगे पीछे देखती हुई बोली। अनाया तो अब तक यहाँ आई ही नहीं। जुरैन कहता हुआ फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा। नवाल को खुद पर बहुत गुस्सा आया। सॉरी, मुझे लगा अनाया है। आप ये हरगिज मत सोच लेना कि मैंने ये सब आपको अपने पास लाने के लिए कहा है। नवाल जमीन को घूरती हुई बोली। इसको जुरैन से बिल्कुल भी ऐसी तवक्को ना थी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जुरैन इसकी बनाई हुई कुकीज में से खाते हुए बोला। मीठा थोड़ा कम है, जुरैन ने नवाल के चेहरे का तवाफ करते हुए कहा। नवाल को आज जुरैन की हालत पर शक हुआ। मिस्टर जुरैन खान, आपकी तबीयत तो ठीक है? पहले आपने मुझे बगैर इजाज़त के हाथ लगाए, फिर मेरी किस किया, और अब मेरी बनाई हुई कुकीज़ की तौहीन कर रहे हैं। नवाल अपनी शर्म छुपाने के लिए इससे बहस करने लगी। खैर छोड़े, फिर कहीं ये ना सोच लें कि मैं आपकी नज़रों में आने के लिए आपसे बहस कर रही हूँ। तभी जुरैन गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा। इसका बाजू दबोचा। मेरी इस बात का पीछा छोड़ दो नवाल रहमान। अगर तुमने मुझे अब इस बात का ताना मारा तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। अभी नवाल कुछ कहते से पहले अनाया आ गई थी। भाई आप आगे? जुरैन ने अनाया की आवाज़ सुनकर नवाल का हाथ छोड़ा। अनाया, ये क्या हाल बना रखा है किचन का? भाई बस वो ऐसे ही हो गया, मैं बस साफ करवाती हूँ। आज ऐसे जैसे कोई जंगली बिल्ली किचन में नाची है। जुरैन नवाल की जानिब देखते हुए बोला और वहां से निकल गया। एक नंबर के चवल हैं तुम्हारे भाई, मुझे जंगली बिल्ली कहकर गए हैं, खुद क्या उल्लू की आंखों वाले। नवाल जुरैन के बाहर जाते ही जुरैन की शान में कसीदे पड़ने लगे। ये जाने बगैर के जुरैन बाहर खड़ा सब सुन रहा था। ये सब तो
मैं मौके आने पर पूछूंगा कि मैं कौन हूँ मिस नवाल रहमान। जुरैन इसकी बातों को सुनकर खुद से वादा करता हुआ बोला, जबकि अनाया नवाल की बातों पर मुश्किल से अपनी हंसी रोक सकी। तुम क्या हंस रही हो? अपना पासा संभालो, इनकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है आज मुझे। नवाल ने दोपहर को लंच खानवेला में ही किया, फिर इसके बाद ड्राइवर के साथ वापस मलिक हाउस आ कि कैसा गुजरा आज का दिन। गुड़िया शाम की चाय के वक्त वो सादे बेगम और रहमान साहब के साथ पास बैठी हुई थी। जब रहमान साहब ने इससे पूछा, नवाल की नज़रों के सामने आज किचन के तमाम सीन आ गए। वो जल्दी से अपने आप को कंपोज करते हुए बोली, बाबा बहुत मज़ा आया, मैंने और अनाया ने आज कुकिंग भी की। वाह क्या बात है। सादे बेगम इसका सर चूमते हुए बोली, सादिया को कुकिंग तो अनाया ने की होगी, नवाल ने तो बस बेकिंग की होगी। बाबा जो भी है कुछ तो किया ना मैंने, है ना पप्पू जान? बिल्कुल भाई, बेकिंग करना कोई आसान काम है। सादिया बेगम अपनी भांजी का साथ देते हुए बोली। रहमान साहब बहन को बेटी का साथ देते देखकर हंस दिए। नवाल क्लास लेकर बाहर आई तो अनाया को कॉल मिलाने लगी। अनाया तुम किस साइड पर हो? मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँचने वाली हूँ। इतनी जल्दी? हाँ बस ड्राइवर आ गया था। चलो ठीक है, नवाल कहते ही मोबाइल बंद कर गया। अनाया और नवाल हमेशा यूनिवर्सिटी से अपने अपने घर के लिए इकट्ठी निकलती थी। नवाल कुछ खाने के घर से कंटीन की तरफ बढ़ गई। अभी वो कंटीन की तरफ जा रही थी जब एक लड़की इसके पास आकर बोली, अब नवाल रहमान है। नवाल ने इसको इस लड़की को सर से पांव तक देखकर कहा, जी मैं ही हूँ नवाल रहमान। बोले क्या काम है आपको मुझसे? मुझे कोई काम नहीं है आपसे, असल में प्रोफेसर हनीफा आपको साइंस लैब में बुला रहे हैं। मुझे? जी आपको? अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। नवाल बगैर कुछ सोचे समझे साइंस लैब की तरफ बढ़ गई। साइंस लैब का दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर दाखिल हुई, पर वहाँ कोई ना था। नवाल को लगा कि इसके साथ प्रैंक हुआ है। वो गुस्से से मुड़ी और लैब से बाहर जाने लगी, इससे पहले कि किसी ने इसके मुंह पर कपड़ा रखकर इसको बेहोश कर दिया था। ड्राइवर नवाल को पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ चुका था, पर नवाल को यहाँ कोई अता पता ना था। आखिर ड्राइवर के ने डरते डरते रहमान साहब को फ़ोन किया और नवाल की गुमशुदगी के बारे में बताया। रहमान साहब ये खबर सुनते ही सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। सादी बेगम एकदम से रहमान साहब की जानिब दौड़ी। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है ना? सादिया, नवाल? क्या हुआ नवाल को? भाई मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ बोले कुछ। सादिया, ये नवाल नहीं मिल रही क्या? सादी बेगम को झटका लगा था। भाई सब्र करें, वो वही होगी, मैं अभी बासित को कॉल करती हूँ। सादी बेगम ने ये खबर बासित तक पहुँचाई तो बासित ऑफिस से जल्दी में यूनिवर्सिटी के लिए निकला था। बासी ने भी पूरी यूनिवर्सिटी छान मारी, पर नवाल का कहीं कोई सुराग न मिला। बासी ने जल्दी से नाया का नंबर डायल किया। नाया ने कॉल उठाई तो बासित जल्दी से बोला, नवाल कहाँ है? बासी, मुझे नहीं पता, मैं आज जल्दी घर आ गई थी। क्या हुआ, नवाल ठीक तो है? अनाया की आधी बात सुनते ही कॉल काट गया। बासित ने जल्दी से जुरैन का नंबर डायल किया। पहले ही रिंग पर कॉल उठा ली गई थी। जुरैन जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंच। क्या हुआ बासित? जुरैन 5 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंच, बहुत जल्दी। जुरैन ठीक 15 मिनट बाद यूनिवर्सिटी के बाहर बासित के साथ खड़ा था। वो पुलिस यूनिफॉर्म में था। क्या हुआ बासित? नवाल ना यूनिवर्सिटी में है और ना ही घर पहुंची है। क्या मतलब? वो यूनिवर्सिटी में भी नहीं और घर पे भी नहीं आई। जुरैन को एकदम झटका लगा था। तूने घर कॉल करके पता किया? हाँ मैंने अभी अनाया से पूछा है, वो खानवेला में भी नहीं है तो कहाँ जा सकती है? जुरैन की दिमाग की रगें फटने वाली हो गई थी। देख जुरैन, नवाल मुझे हानि और सारा से भी ज़्यादा अजीज है। रहमान मामू की तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ भी कर लेकिन नवाल को ढूंढ। वासिफ जुरैन के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, तुमने कैमरे चेक किए? जुरैन कुछ सोचता हुआ बोला, नहीं मैंने अभी तक फुटेज नहीं देखी। जुरैन यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी रूम की तरफ जल्दी से गया। इसके पीछे बासित भी गया। फुटेज में साफ पता चल रहा था कि नवाल लैब के अंदर तो गई पर बाहर नहीं निकली। लैब को फिर से चेक किया था जुरैन और बासित ने, पर अंदर कोई ना था। तभी अनाया का फ़ोन जुरैन को आया। भाई हम मलिक हाउस में हैं, रहमान मामू आपसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से आ जाएं। जुरैन बासित के साथ मलिक हाउस पहुंचा। रहमान साहब रो रहे थे। वो कुर्सी पर से उठते ही जुरैन की जानिब बढ़े। जुरैन कुछ करो, मेरी बेटी को ढूंढो, मुझ में मैं सब देने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरी नवाल वापस चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे सारे पैसे, मेरी जायदाद, सब कुछ इन लोगों को दे दो, पर मेरी बेटी वापस ला दो मुझे। तभी जुरैन का फ़ोन बजा। जुरैन कॉल काटने ही लगा था जब वो कॉल करने वाले का नाम देखकर कॉल पिक कर गया था। तो कैसे हो? पुलिस ऑफिसर सदीकी, मैं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, जल्दी भों, क्या चाहिए तुझे? मुझे क्यों कॉल की है? ये क्या बात हुई? अब जब तेरी बहन की नंद उठाई है तो तुझे ही कॉल करूंगा ना। क्या मतलब? जुरैन ये खबर झूठी होने की दिल ही दिल में दुआ कर रहा था। मतलब ये है कि क्या नाम है इस बुलबुल का? हाँ नवाल। नवाल रहमान मेरी दस्तरस में है, फिलहाल दवाई के जरिए से सो रही है। सोच रहा हूँ इस बेहोशी का फायदा उठा लूं। कमीने, अगर तूने इसको एक खरोश भी पहुंचाई तो तुझे मैं गोलियों से भून डालूंगा। जुरैन गुस्से से टेबल को लात मारते हुए दौड़ा था सदीकी पर जैसे सामने टेबल नहीं, सदीकी हम खरोश। मैं तो इसके होश में आती इसकी खूबसूरती चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। सदीकी कहते ही कमीनगी से कहका लगाकर फ़ोन बंद कर गया। मामू आप बस अपनी बेटी के लिए दुआ करें, मैं इसको हर हाल में वापस लाकर ही रहूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। जुरैन ये कहते ही बाहर के जाने बढ़ गया। पुलिस स्टेशन।
ज़ुरैन खुद को कोस रहा था कि इसने क्यों नहीं नवाल के बारे में सोचा, वो भी तो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ये सारी गलती मेरी है। ज़ुरैन गुस्से से दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला, सर लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। सिद्दीकी की इरफान अंदर आते हुए ज़ुरैन से बोला, बस वारंट की कमी है हमारे पास, तो तुम लोग तैयार हो जाओ, वारंट खुद ही हमारे पास आ जाएंगे। ज़ुरैन अपने गुस्से को काबू में लाते हुए बोला, नवाल को गायब हुए 10 घंटे हो चुके थे। ज़ुरैन को बस अपनी मासूम सी नवाल की फिक्र खाई जा रही थी, जो दुनिया के सितम से बेखबर थी। रात 11 बजे ज़ुरैन सिद्दीकी के अड्डे के बाहर खड़ा था। मेरी बात सब कान खोल कर सुन लो, तुम सब इन बाहर के कुत्तों को संभालोगे। विक्टिम के पास कोई ना तो जाएगा और ना ही नज़र उठाकर देखेगा, सब ऑफिसर ने मिलकर कहा। ओके सर। ज़ुरैन पहले भी यहाँ बहुत बार आ चुका था और हमेशा एक जज्बे से आता था, पर आज यहाँ कदम रखते हुए इसे डर लग रहा था, अपनी मोहब्बत को खो होने का डर। वो सब अंदर जाते हुए तमाम गुंडों को साथ साथ ख़त्म कर रहे थे। इन्हें सामने ही सिद्दीकी शराब पीते नजर आया। वो शराब के नशे में बिल्कुल चूर था। ज़ुरैन ने अपनी गन से सीधी गोली इसकी टांग पर मारी। सिद्दीकी का एकदम सारा नशा हवा में कहीं उड़ गया। सिद्दीकी अभी अपनी गन निकालते से पहले ही इरफान ने इसके सर पर पीछे से वार किया। ज़ुरैन अंदर के एक कमरे की जानिब बड़ा दरवाजा खोलती सामने ही नवाल को देखकर ज़ुरैन इसकी जानिब बढ़ा। वहाँ नवाल बेहोशी की हालत में कुर्सी पर बेरहमी से बंधी हुई थी। ज़ुरैन ने पहले ही इसकी पैर रस्सी से आज़ाद करवाए, फिर अपने हाथों से इसके चेहरे से बाल हटाए। नवाल को होश में लाने के लिए पास पड़े पानी की चंद बूंदें इसके मुंह पर मारी। नवाल अपने चेहरे पर ठंडा पानी महसूस करके हड़बड़ा उठी। नहीं, मत मारो मुझे, मैं तुम लोगों को जानती भी नहीं। नवाल आंखें बंद की ही बोली जा रही थी। ज़ुरैन ने इसको होश में लाने के लिए इसको कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। नवाल, मैं ज़ुरैन, आंखें खोलो, कोई नहीं तुम्हें मारेगा। नवाल ने अपनी सी आवाज़ सुनकर आंखें खोली। अपने सामने ज़ुरैन को देख इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नवाल, अब मैं आ गया हूं ना तुम्हारे पास, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। ज़ुरैन इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। नवाल कितनी ही पल इसके सीने से लगकर रोती रही। ज़ुरैन इसकी अपने से अलग करता हुआ नवाल का चेहरा ऊपर करते हुए बोला, इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? क्या ना ये देखें नवाल मसूमे किया ना ये देखें। नवाल मसूमे से अपना सूजा हुआ गाल ज़ुरैन के आगे करती हुई बोली, जहाँ थप्पड़ों के निशान थे और इन लोगों ने मेरे बाल भी बहुत ज़ोर से खींचे थे। ज़ुरैन ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र किया था। ज़ुरैन इसकी सूजी हुई गाल को अपने हाथों से छूकर अपने होंठ इसके जख्म पर रख गया था। नवाल जो रो रही थी इसकी हरकत पर अंदर तक काम गई। तुम्हें जख्म देने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ज़ुरैन गुस्से से उठता हुआ बाहर निकला। नवाल भी इसके पीछे बाहर निकली। ज़ुरैन ने बाहर आते ही सिद्दीकी के मुंह पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए थे। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? तू ऐसे बाज नहीं आएगा, तेरा पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ज़ुरैन अपनी गन बाहर निकालते हुए बोला, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास वारंट नहीं। ज़ुरैन इरफान की बात एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते हुए ट्रैगर दबाता गोली चला गया। गोली सीधी सिद्दीकी के सर के आर पार हो गई और सिद्दीकी का जमीन पर बेजान वजूद रह गया। नवाल के मुंह से हल्की सी चीख निकली थी, जिसका गला वो अपने हाथ की मदद से घूंट गई। ज़ुरैन ने नजर उठाकर नवाल की जानिब देखा, जो जमीन पर पड़े सिद्दीकी की लाश को देख रही थी। ज़ुरैन आराम से चलता हुआ इसके पास आया और नवाल का दुपट्टा सीधा करते हुए इसका चेहरा छुपा कर और अपने साथ साथ लेकर बाहर निकल गया, जहां पहले से मौजूद मीडिया ज़ुरैन खान की मदद से थी। मगर ज़ुरैन ने पहले नवाल को मीडिया की नज़र में आने से पहले ही इसे सलामत इज्जत के साथ मलिक हाउस पहुंचाना था। नवाल को बासित के सबूत करते ही ज़ुरैन अपना फैलाया हुआ रायता समेटने चला गया। बासित नवाल को सही सलामत देखकर नवाल को अपने साथ सीने से लगा गया था। मेरी बहन, शुक्र है तुम ठीक हो, बासित इसके सर पर बोसा देते हुए बोला। बासित नवाल को मलिक हाउस ले गया। मलिक हाउस पहुंचते ही नवाल रहमान साहब के गले लगकर बहुत रही। सबने नवाल को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अनाया तो नवाल से अलग ही नहीं हो रही थी। अनाया नवाल जो इसके कमरे तक ले गई। नवाल चलो, नवाल जाओ, तुम नहा कर कपड़े बदलो, मैं यही हूँ। अनाया नवाल को पीले से रंग का जोड़ा थमाते हुए बोली। नवाल कपड़े लेते ही फ्रेश होने चली गई। अनाया नवाल के ही कमरे में बैठकर एक बुक उठाकर देखने लगी। तभी थोड़ी देर के बाद नवाल बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होकर अपने गाल पर हाथ रखा, हल्का सा मुस्कुराई। नवाल को ज़ुरैन के साथ गुजरे लम्हे याद आए थे। तभी अनाया बोली, नवाल पागल तो नहीं होगी तुम? थप्पड़ के निशान को देखकर मुस्कुरा रही हो। अनाया इसको मशकूक नज़रों से देखती हुई बोली। नवाल यकदम ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नवाल ने अपने बालों को टॉवल से आज़ाद करते हुए बोली। पर लग नहीं रहा। अनाया इसकी तरफ आते हुए बोली, तुम ज़्यादा सोच रही हो। अनाया अनाया हानिया और सारा को तो नहीं बताया? नवाल बात को बदलते हुए बोली, नहीं, हानिया और सारा आज को ही हनीमून के लिए नारायण खगान जा चुकी हैं। अच्छा किया नहीं बताया इनको, खामखा वो भी परेशान हो जाती। नवाल अनाया की जानिब मुड़ते हुए बोले। अनाया ने इसका चेहरा पढ़ना चाहा। नवाल, तुम किडनैप हो गई थी? हाँ तो। नवाल ना समझी से अनाया को देने लगी। तो ये कि तुम परेशान क्यों नहीं हो? तुम इतनी बड़ी मुसीबत से बची हो, इसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। अनाया, अगर मेरी किडनैपिंग ना होती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे अपने मुझे कितना चाहते हैं? नवाल अपने चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट लेकर बोली, अपने ही या ज़ुरैन भाई? अनाया ने मुस्कुराकर कहा। नवाल अपनी चोरी पकड़ जाने पर हड़बड़ा गई थी। नहीं तो मेरा क्या लेना देना तुम्हारे भाई से? अच्छा तो फिर इतना अटक अटक कर क्यों बोल रही हो?
अनाया ने भी आज कसम खा रखी थी नवाल से सच खुलवाने की। अनाया चुप हो जा। नवाल अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, मतलब अभी तुम कुछ बताना नहीं चाहती? अनाया की हालत पर तरस आ गया। ठीक है, मत बताओ, पर इश्क मुझको छुपाए नहीं छुपते। अनाया उठकर नवाल के पास की और इसको गले से लगा लिया। नवाल, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे और भाई के लिए, बस अल्लाह पाक तुम लोगों की खुशियों को नजर बस से बचाया। अनाया ने दिल से दुआ की थी। नवाल बस खामोशी का पर्दा ओढ़े चुप रही। पर किस्मत ने अभी और इम्तिहान लेने थे जुरैन और नवाल की मोहब्बत के। इस हादसे को काफ़ी वक्त गुजर गया था। इस दिन के बाद जुरैन और नवाल की मुलाकात नहीं हुई थी। सब अपनी ज़िंदगी की तरफ आ चुके थे। आज सादी बेगम रहमान साहब की इजाज़त से शाम को सबके साथ खानवेला बासित और अनाया की शादी की तारीख लेने जा रही थी। सारा तो लाहौर थी, नहीं तो वो मलिक हाउस नहीं आ सकी थी, पर हानिया आज सुबह ही आ गई थी। रहमान साहब और सादिया बेगम तैयार बाहर लॉन में हानिया और नवाल का इंतजार कर रहे थे। बासित तो काम के सिलसिले से इस्लामाबाद आ गया हुआ था। सादिया बेगम ने इसको फ़ोन करके इतला दी थी। तभी अंदर से नवाल और हानिया इन्हें आते दिखाई दिए। माशाल्लाह मेरी दोनों बच्चियां बहुत सही लग रही हैं। सादिया बेगम हानिया और नवाल को देखकर बोली, नहीं अम्मी जान, नवाल ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। हानिया नवाल की जानिब देखते हुए बोली, नवाल ने आज पैरों को छूती लाल सादी सी फ्रॉक जेबतन की थी, साथ लाल ही रंग का दुपट्टा अपने कंधों पर ओढ़े, मेकअप के नाम पर बस लिपस्टिक और काजल लगाए, साथ बालों की हल्की सी पोनी जिसमें से कुछ हवारा लटे इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। दोनों हाथ में लाल ही कांच की चूड़ियां और कानों में छोटे छोटे झुमके पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। बस भी करो बहानी, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं। नवाज रहमत साहब का बाजू पकड़ते हुए बोली। रहमान साहब ने बेटी के सर पर हाथ रखा। चलो अब चलें, ये ना हो कि हम लेट हो जाए। रहमान साहब सादी बेगम को देखते हुए बोले, जी भाई चलें। सादी बेगम अपनी भाई के पीछे चलते हुए बोली और वो खानवेला के मकीनों को बगैर बताए जा रहे थे। वो लोग कुछ ही देर में खानवेला में मौजूद थे। अफशा बेगम और अनाया खुशी से इन सब से मिली और फिर इन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। नवाल की नज़रें तो बेताबी से किसी की तलाश में थी। अफशा बयान, हमारा शेर कहाँ है? नवाल जुरैन के जिक्र पर अफशा बेगम के जवाब की मुंतज़िर थी। भाई वो बस थोड़ी देर पहले ही आया है, अपने कमरे में फ्रेश होने गया है, आता ही होगा बस। इतने में अनाया नवाल को अपने साथ बाहर ले आई। नवाल तुम कितनी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, अनाया नवाल की तारीफ करते हुए बोली। नवाल बस हल्का सा मुस्कुरा सकी। अच्छा वैसे किस सिलसिले में आई हो तुम? अनाया किचन की तरफ बढ़ती हुई बोली। नवाल भी इसी के साथ चलने लगी थी। मैं आज तुम्हें अनाया से अनाया भाभी बनाने वाले सिलसिले में आई हूँ। नवाल शरारत से बोलते हुए किचन में जल्दी से अंदर को भागे। तभी वो किसी दीवार नुमा शय से टकराई। या अल्लाह! नवाल अपना सर हाथ में थामते हुए पीछे को हुई और नजर उठाकर मुकाबिल को देखा। वहां जुरैन खड़ा इसी का चेहरा हिफ्स कर रहा था। जुरैन को नवाल आसमान से उतरती कोई अप्सरा ही लग रही थी। लाल रंग में पर जुरैन की आंखों में यकदम से गुस्सा आया था। नवाल बेयकीनी की कैफियत से जुरैन को देखने लगी, जैसे इस गुस्से से देखने की वजह पूछना चाह रही हो। जुरैन अनाया को सामने खड़ा खड़ा खुद को जानिब देख कर एक सख्त निगाह अनाया और नवाल पर डालकर साइड से निकल गया। नवाल भी अनाया के सामने खुद को जल्द ही कंपोज करके नवाल को आज जुरैन की आंखों में अपने लिए पहले वाली ही अजनबी देखकर अजीब महसूस हुआ, लेकिन फिर इसने ये सोचा कि शायद अनाया की वजह से इसने ऐसा बर्ताव किया हो। किचन में जाते ही सामने चार साल किचन में जाते ही सामने चार मुलाजमा एक जानिब खाना तैयार कर रही थी। अनाया इनकी तरफ बढ़ गई और एक मुलाजमा इन सबसे अलग वेजिटेरियन कुछ बना रही थी। नवाल इस मुलाजमा की तरफ गई, आप क्यों और किस लिए बना रही हैं? ना हम में से कोई वेजिटेरियन है और ना खानवेला में से कोई वेजिटेरियन है। मुलाजमा नजरें झुकाए ही बोली, वो नवाल बीबी, ये अलीना मैडम के लिए है। नवाल ये नाम सुनकर हैरान हुई। अच्छा ठीक है। नवाल मुलाजमा को कहती हुए अनाया को परेशानी से देखने लगी। ये अलीना कौन है जिसका जिक्र तक नहीं किया अनाया ने मेरे साथ? नवाल खुद से ही पूछ रही थी। तभी अनाया नवाल की जानिब बढ़ी। नवाल तुम मेरे कमरे से मेरा मोबाइल ला दो मुझे, मैं ज़रा खाना चेक कर लूँ। नवाल अनाया की बात का जवाब दिए बगैर ही किचन से निकल गई। नवाल सीढ़ियाँ चढ़ते ही अनाया का मोबाइल लेने इसके कमरे में चली गई। नवाल को मोबाइल सामने टेबल पर ही नजर आ गया। वो मोबाइल उठाते ही कमरे से निकल गई। तभी इसको अपने पीछे से आवाज़ आई, है लिसन। नवाल ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने ही पैंट और शॉर्ट सी शर्ट में गोल्डन खुले बाल, चेहरे पर फुल मेकअप की एक लड़की मोबाइल में मसरूफ खड़ी दिखाई दी। वो लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत लगी नवाल को। इस लड़की की नज़र उठाकर फिर से नवाल को देखा। क्या तुम मेरा सैलेड भिजवा सकती हो नीचे से? इस लड़की ने नवाल से सवाल किया। नवाल को पता चल गया कि ये अलीना है। सॉरी मिस अलीना, अभी आपका सैलेड तैयार हो रहा था नीचे। नवाल ने अच्छे से जवाब दिया। अलीना नवाल की बात सुनते ही भड़क उठी। व्हाट द हेल, मैं यहाँ भूखी मर जाऊंगी और इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। अलीना गुस्से से कहती हुई नवाल के पास आई। बस
बन चुका होगा, फिक्र ना करें। नवाल ने प्यार से कहा। इतने में मुलाजमा ऊपर आती दिखाई दी। ये देखें आ गया आपका सैलड। नवाल ने मुलाजमा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अलीना के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। थैंक गॉड। अलीना मुलाजिम के हाथ में मौजूद सैलड को देखकर बोली, ठीक है तुम ऐसा करो, ये सैलड मेरे कमरे में रखाओ। अलीना मुलाजमा को हुक्म देते हुए बोली, आप लीना है? नवाल जानते हुए भी सवाल कर बैठी। यस मैं लीना हूँ। आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं करेंगी? नहीं, तुमने इतना टाइम मुझे बोर होने से बचाया। पूछो जो पूछना है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं। आप अनाया की क्या लगती हैं? इतने में अनाया भी ऊपर आ गई थी। अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। अलीना और नवाल को एक साथ देखकर, आप यहाँ? अनाया नीला को देखकर बोली। पीछे ही अपने कमरे से निकलता जुनैन इन सबको एक साथ खड़ा देखकर वहीं अपने कमरे के दरवाजे के बाहर ही जम गया। अनाया, इस प्यारी लड़की को बताओ कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? ओ हाँ नवाल, मैं तो भूल गई तुम्हें इनसे मिलवाना। ये मेरी मामा की कज़न की बेटी है। ये कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई है। सिर्फ कज़न? अलीना अनाया को टोकते हुए बोली। मैं बताती हूँ, मैं अनाया की कज़न होने के साथ साथ इसकी होने वाली भाभी भी हूँ। अलीना ने एक बम फोड़ा था नवाल के सर पर। नवाल ने बेयकीनी से अनाया की जानिब देखा, जैसे कहना चाह रही हो इस बात को झूठ करार दो। नवाल को अपनी ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई कि इससे पहले ही मोहब्बत की, और वो भी ला हासिल। नवाल की नज़र अनीना के पीछे अपने कमरे के सामने खड़े जुरैन पर बड़ी जोशी को देख रहा था। नवाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में अलीना बोली, तुम कौन हो? नवाल ने एक नज़र उठाकर जुरैन की तरफ देखा। क्या क्या ना था नवाल की आंखों में? बेयकीनी, धोखे का खौफ और दर्द। जुरैन की बेवफाई। मैं नवाल रहमान, अनाया खान के होने वाले शोहर की कज़न सिस्टर। नवाल अपनी आंखों में बगावत लाते हुए बोली। अनाया तो नवाल का चेहरा देखने लगी कि इसका मेरे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं। ओह वाह, मतलब तुम्हारा आना जाना है यहाँ? लीना नवाल से बोली। था पर अब नहीं रहा। नवाल तंजिया मुस्कुरा कर बोली, ओके डियर, फिर मैं तुम्हें अपनी मंगनी पर पहले ही इनवाइट कर रही हूँ। तुम लाजमी आना। इंशाल्लाह मंगनी में आपके शादी के तमाम फंक्शन अटेंड करूंगी। नवाज जुनैन की तरफ देखते हुए बोली। जुनैन कब से नवाल की बातों को बर्दाश्त कर रहा था, अब इसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। नवाल की आंखों और इसके अल्फाज में तंज देखकर जुनैन गुस्से से इनकी जानिब बढ़ा। जुनैन गुस्से से नवाल को देखता अलीना का बाजू पकड़कर दबे दबे से बोला, अलीना तुम अपने कमरे में जाओ। नवाल की नज़र तो बस जुनैन के हाथ बातों पर थी। नवाल नहायत ही जलकर बोली, मुझे जाने दें, फिर जो मर्जी करे। नवाल होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू लिए हुए हौले से बोलते हुए वहां से नीचे को चली गई। नायब इसके पीछे गई, पर नवाल पहले ड्राइंग रूम में जा चुकी थी। नवाल को अपने सर में एक दर्द की लहर सी महसूस हो रही थी। वो बस खाने को घूर रही थी, जबकि अफशा बेगम इसको काफी बार खाने का कह चुकी थी। नवाल को तो पर जुनैन की नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। नवाल वहां से उठकर मंजिल से गायब होना चाहती थी। नवाल सबके खाने खत्म होने का वेट कर रही थी। वो ऐसे वहां से उठकर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। खाना खत्म होते ही नवाल मुंह हाथ धोने की घर से एक कमरे के वॉशरूम में घुस गई। वो मुंह हाथ धोकर खुद को आईने में देखने लगी। तो ये है तुम्हारी किस्मत नवाल रहमान, तुम किसी ऐसे धोखेबाज इंसान से मोहब्बत कर सकती हो? तुम कैसे ऐसे धोखेबाज इंसान से मोहब्बत कर सकती हो? कैसे? नवाल वो अपने मुंह पर हाथ मारने के से अंदाज में बोली। बेख्तर इसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ठीक है जुनैर खान, तुम अलीना से शादी करो या टलीना से, नवाल रहमान को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कभी मुझे तकलीफ़ हुई भी तो मैं अपने अंदर ही वो तकलीफ़ रखूंगी, पर तुम पर अयान नहीं होने दूंगी। वो अपने आंसू पूछती खुद को एक आखिरी बार आईने में देखती वॉशरूम से बाहर आई, पर सामने ही दीवार के साथ टेक लगाए जुनैन को देखकर वहीं रुक गई। जुनैन चलता हुआ नवाल के करीब आया। नवाल दो कदम पीछे हटी। तुम ऊपर क्या बकवास कर रही थी? जुनैन नवाल का बाजू पकड़ते हुए बोला कि तुम बस बासत की कज़न सिस्टर हो और तुम्हारा ना खानवेला से ताल्लुक है ना खानवेला के मकीनों से। जुनैन का नवाल के बाजू पर दबाव बढ़ा था। हाँ तो मेरा यहाँ किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं क्यों आपकी मंगेतर से झूठ बोलूँ? एक और बात। नवाल अपनी एड़ियाँ उठाकर जुनैन के बराबर होकर बोली। नवाल कदमें जुनैन के कदों से भी नीचे आती थी। जुनैन खान अपनी हद में रहा करे। मैं कोई लीना नहीं जिसको जब चाहा वैसे हाथ लगा लिया। मैं नवाल रहमान हूँ, अगर आइंदा मुझे ऐसे पकड़ा तो मुंह तोड़ दूंगी आपका। और नवाल की बात अभी पूरी ना हुई थी कि इससे पहले ही जुनैन इसको कमर में हाथ डालता, इसको ऊपर करता, इसके होंठों पर झुक गया और नवाल की सांसें एक कर गया। नवाल को जरा भी इस बात की तवक्को ना थी जुनैन इस हद तक चला जाएगा। नवाल इसको अपने अपने सर दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। नवाल को अपना जब सांस बंद होता महसूस हुआ तो जुनैन के सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने लगी। जुनैन इसका लाल चेहरा होता देखकर इससे दूर हो गया। नवाल अपनी खड़ी हुई सांसें बहाल करते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस भरने लगी। नवाल ने नजर उठाकर जुनैन को देखा जो इससे थोड़ा दूर खड़ा सपाट चेहरा लिए स्त्री को देख रहा था। नवाल गुस्से से जुनैन की तरफ बढ़ी और अपनी नाजुक हाथ से जुनैन के गाल चमका गई। फिर इसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली, खबरदार जो मुझे इस्तेमाल की कोई चीज़ समझा तो मैं कोई कोट। अभी नवाल के अल्फाज मुंह में ही थे जब जुनैन ने एक जोरदार थप्पड़ नवाल के
गाल पर रसीद किया। जुरैन तो इसके थप्पड़ से डिसमिस ना हुआ, पर नवाल जुरैन के थप्पड़ से ज़मीन पर जा गिरी थी और अपने गाल पर हाथ रख के बेयकीनी से जुरैन को देखने लगी। जुरैन ने इसको बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर गया और तब तैश से बोला, ये थप्पड़ मुझे थप्पड़ मारने के लिए नहीं था। मुझे तुम 10 थप्पड़ भी मारती तो भी मैं तुम पर कभी हाथ ना उठाता, लेकिन तुमने नवाब रहमान मेरी मोहब्बत को हवस का तशबीह दिया है, मेरी इबादत को जिस्म की मोहब्बत करार दिया है। जुरैन ये कहते ही दीवार को मुक्का मारकर अपना हाथ जख्मी कर गया था। नवाल बस जुरैन को बेयकीनी से देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या ये शख्स सच में मुझसे मोहब्बत करता और इसकी मोहब्बत को इबादत समझता है। नवाब रहमान, मैं जुरैन खान तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्द अपने नाम से मसरूफ़ कर लूँगा। तुम्हारे सारे हकूक़ होने के बावजूद मैं तुम्हें कोई ऐसा हक़ नहीं दूँगा कि जो दुनिया की हर लड़की इस हक़ की ख्वाहिश रखती है। यही तुम्हारी सज़ा होगी। इस तरह मेरी मोहब्बत की तौहीन की सज़ा मिलेगी तुम्हें। नवाब रहमान, तैयार रहो मेरी नफ़रत के लिए। जुरैन ये कहते ही टेबल को लात मारता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि नवाल वहीं ज़मीन पर बैठकर अपने अदा किए लफ्ज़ों पर मातम करने लगी। ऐसे ही तो नहीं कहते कि कमान से निकला तीर और ज़ुबान से निकले अल्फाज कभी वापस नहीं ले जा सकते। आज नवाल ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन फिर नवाल ने खुद को समझाया, नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक किया। जुरैन खान तो अपनी बचपन की मांग से शादी करेंगे। मेरी इनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। हाँ, लड़की की इज्जत ही सब कुछ होती है इसके लिए। मुखलिस इतनी कि इसके लिए सब कुर्बान। अना का तकाजा इतना कि मोहब्बत से भी मुकर जाओ। 2 माह बाद इन 60 दिनों में सब कुछ बदल चुका था। अनाया खान अनाया से अनाया बासित यकूब मलिक बनकर मलिक हाउस की बहू बन चुकी थी और अनाया वापस ऑस्ट्रेलिया जा चुकी थी। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। नवाल बस अपने कमरे की में ही रहती थी। इस मुलाकात के बाद नवाल सब से छुपती थी और बातूनी लड़की को चुप सी लग गई थी। बासित की शादी पर भी नवाल का यही हाल था, सब से खिंची खिंची सी थी। अनाया ने तो बात करना ही छोड़ चुकी थी। बस सबके सामने ऐसे बात करती जैसे पहली बार कोई अनजाने से बात करता है। सादी बेगम ने बहुत बार इससे इसकी चुप का पूछा, पर कोई जवाब ना था नवाल के पास। आज नवाल यूनिवर्सिटी से घर आई तो सामने ही अफशा बेगम को रहमान साहब, सादिया बेगम और बासित से बात करते देखा। अफशा बेगम के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। नवाल सलाम करते हुए रहमान साहब के गले लगी, तभी अफशा बेगम ने इसे अपने पास बुलाया, अपने सीने से लगाया। इंशाल्लाह बेटी बनकर रहोगी खान वेला में। नवाल इनके अल्फाज सुनकर रहमान साहब को देने लगी। नवाल, तुम मुंह हाथ धो लो, फिर मेरे कमरे में आओ। रहमान साहब आंखों से तसल्ली देते हुए बोले। नवाल रहमान साहब की बात पर अमल करते हुए वहां से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। नवाल कुछ देर बाद रहमान साहब के कमरे में मौजूद इनके सामने बैठी थी। नवाल अफशा बहन अपने इकलौते बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई थी और मैंने बगैर तुमसे पूछे इनको हाँ कर दी। नवाल बस सर झुकाए बाप की बात सुन रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं होगा। अफशा बहन सादा सा निकाह चाहती हैं और मुझे भी इस बात से कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें मेरे किसी भी फैसले पर कोई इतराज़ है तो बता दो, मैं अपना इरादा अपनी बच्ची के लिए बदल सकता हूँ। नवाल ने नज़र उठाकर बाप को देखा, जो आंखों में उम्मीद ली इनके कुछ बोलने के मुंतज़िर थे। बाबा, मुझे आपके किसी भी फैसले पर किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। आपको पूरा पूरा हक है मेरी ज़िंदगी का ये अहम फैसला करने का। नवाल बाप के चेहरे को देखते हुए बोली। रहमान साहब ने अपने बेटी के सर पर बोसा दिया और इसको सीने से लगा लिया। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भर दे। नवाब रहमान साहब की बात पर तंज़िया मुस्कुराई थी। इस जुम्मे को निकाह की रस्म है। रहमान साहब नवाल को बताते हुए बोले, बाबा, क्या आप हानिया को बुलवा सकते हैं? नवाल ने रहमान साहब की ये बात हवा में उड़ा दी थी। हाँ, क्यों नहीं, मैं हनान को कॉल करता हूँ कि शाम तक हानिया को ले आए। नवाल रहमान साहब की बात के बदले बस हल्का सा मुस्कुरा ही सकी। कल नवाल का निकाह था। हानिया नवाल की चीज़ें सेट कर रही थी। अनाया तो 2 दिन पहले ही खान वेला जा चुकी थी। सारा ने कल आना था, जबकि हानिया इस दिन से यही थी। हानिया नवाल को गुमसुम देखकर इसके साथ बेड पर बैठ गई। नवाल, क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो लड़कियों की होती है। नवाल हानिया की बात पर मुस्कुरा कर बोली, इन लड़कियों की शादी मेरी शादी जैसी नहीं होती। हानिया नवाल का रुख अपनी जानिब करके संजीदगी से बोली, नवाल, सच सच बताओ क्या मसला है? नवाल हानिया का नाम लेते हुए फूट फूट कर रो दी। हानिया परेशान होकर नवाल से बोली, नवाल मेरी जान, क्या हुआ है? हानिया नवाल को गले लगा गई। वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे निकाह कर रहे हैं। हानिया नवाल को, कौन सा बदला? कैसा बदला मेरी जान? हानिया नवाल को खुद से दूर करती इसका चेहरा अपने हाथों में लेती हुई बोली। नवाल ने हानिया को इस रात हुई एक एक बात बता दी। हानिया का दिल किया कि रखकर 2 थप्पड़ लगाए इस बेवकूफ़ लड़की को। नवाल, जुरैन भाई तुमसे मोहब्बत में ही निकाह कर रहे हैं। एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत कभी किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता। तुम बस अल्लाह पर सब छोड़ दो, निकाह करो, रुखसती होकर इनकी दस्तक में जाओ। मुझे उम्मीद है तुम इनको मना लोगी। थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हानि नवाल के बात सही करते हुए बोली। हानि ने काफ़ी पुरसकून कर दिया था नवाल को।
नवाल लाइट पिंक कलर के गरारे में जिस पर गोल्डन खूबसूरत सा काम किया गया था, बालों का जोड़ा बनाए, ज्वेलरी में माथा टीका, झुमके सेट और थोड़ी थोड़ी चूड़ियां दोनों कलाइयों में डाले, पार्टी मेकअप में सलीके से सर पर दुपट्टा लिए नवाल कैमरा ढा रही थी। नवाल कुछ ही देर में नवाल रहमान मलिक से नवाल जुनैन खान हो गई थी। वो अपने तमाम तर हकूक अपने दुश्मन जान के हवाले कर चुकी थी। वो कब मलिक हाउस से रुखसत होकर खानवे लाई, इसको खुद भी पता न चला। अब वो जुनैन के कमरे में इसके फूलों से सजे बेड पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। नवाज जुनैन का रात 2 बजे तक बैठी इंतजार करती रही, पर वो ना आया। कब इसके बैठे बैठे आंख लगी, इसको खुद भी पता न चल सका। जुनैन कपड़े तब्दील करके तहज्जुद पढ़ने की गर्ज से अपने कमरे में आया। सामने ही नवाल को अपने तमाम तर हुस्न लिए सोता पाया। नवाल के चेहरे पर सुकून ना था, इस बात का अंदाज़ा जुनैन लगा गया था, पर सुकून में तो जुनैन भी नहीं था। जुनैन नवाल के थोड़े पास जाकर खुद से ही बोला, अगर इस दिन तुम वो बातें ना करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। वो नवाल के चेहरे को छूने लगा था, पर इस रात वाली बात इसके दिमाग में गर्दिश करने लगी। वो गुस्से से अपना हाथ पीछे को ले गया। नवाल सुबह उठी तो कमरे में खुद को अकेला पाया और रात का अपना इंतजार सोचकर तंजिया मुस्कुराई। एक दुल्हन के लिए इससे ज्यादा क्या जिद की बात हो सकती कि इसका दूल्हा शादी की पहली रात ही अपनी दुल्हन को सारी रात अपना इंतजार करवाने के बाद भी कमरे में ना आया, तो ये सज़ा है आपकी जुनैन खान। पर कोई बात नहीं, मैं भी नवाल जुनैन हूँ, आपको मना लूँगी इंशाल्लाह। आज वलीमा था। नवाल लाइट ब्लू कलर की भारी भरकम मैक्सी में सर पर सलीके से दुपट्टा सेट किए ब्राइडल मेकअप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नवाल के साथ बैठा जुनैन ने भी नवाल की मैचिंग किए अपनी मर्दाना वजाहत के लिए के मर्दाना वजाहत लिए बहुत ही वजिया लग रहा था। दोनों एक साथ बैठे सूरज चांद की जोड़ी लग रहे थे। सबकी नज़रें इनकी तरफ रक्श से उठ रही थी। अफशा बेगम सादी बेगम तो सदके वारी जा रही थी। जुरैन और नवाल में बस एक चीज़ की कमी थी और वो थी खुशी की। दोनों के चेहरों पर झूठी खुशी थी और इस बात से अनाया और हानिया दोनों ही अच्छे से वाकिफ थीं। फंक्शन ख़त्म होते ही अनाया नवाल के कमरे में गई। अनाया जानती थी कि नवाल अंदर अकेली होगी। नवाल सामने ही सफ़ेद सादी कमीज शलवार ज़ेबतन किए बेड पर लेटी थी। कमरे के अंदर आती अनाया को देखकर वो ऐसे ही लेटी रही। अनाया नवाल के पास आकर बेड पर ही बैठ के अनाया ने 2 पल नवाल के बोलने का इंतजार किया, पर इसको ना बोलता पाकर वो खुद ही कुछ सोचकर बोलने लगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे इसलिए नाराज़ हुई थी कि मैंने तुम्हें अलीना के और भाई के बचपन के रिश्ते के बारे में नहीं बताया। ये जानते हुए भी कि तुम भाई से मोहब्बत करने लगी हो, तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं था, ना भाई की नज़र में, ना मेरी नज़र में और ना ही अम्मी की नज़र में। इसलिए मैंने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। नवाल इसकी बात पर उठकर बैठी थी। अनाया फिर से बोली, अरीना तो पाकिस्तान इसलिए आई थी क्योंकि इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और वो डॉक्यूमेंट्स जैसे इसको मिले वो डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई यहाँ से। रही बात इसका तुमसे मंगनी शादी वाला झूठ बोलना, तो मैं नहीं जानती किसने ऐसा क्यों कहा। हम तुम्हें इसकी बातों में आने से पहले मुझसे या भाई से तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। अनाया कुछ पल नवाल के जवाब का इंतजार करने लगी, पर कोई जवाब ना पाकर फिर से बोली, मेरा ख्याल है मेरी गलती ना काबिल माफ़ी है। अनाया भी मुड़ी थी कि नवाल बोली, होंगी कहाँ होंगे वो इस वक्त। अनाया ने मुड़कर नवाल को देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि नवाल मुझसे कह रही है। पिछले 1.5 माह से वो खुद को धुएं और शराब के शरबत किए हुए हैं। इनको तो शराब का नशा भी नहीं चढ़ता, फिर भी पीते हैं। नवाल मेरे भाई को इस अंधेरे से बाहर निकाल दो। अम्मी को तो अभी तक इसका पता नहीं है कि भाई किस अजियत में है। कहाँ वो? नवाल बेड पर पड़े दुपट्टे को अपने गले में डालती हुई बोली, कहाँ है? लाइब्रेरी में। अनाया मुख्तसर सा जवाब देकर कमरे से निकल गई। नवाल भी कुछ सोचते हुए कमरे से निकलकर लाइब्रेरी की जानिब बढ़ गई। नवाल लाइब्रेरी का दरवाज़ा आराम से खोलते हुए अंदर दाखिल हुई। नवाल का इस्तकबाल धुएं और शराब की स्मेल से किया गया। सामने ही टेबल पर जुरैन आंखें मूंदे एक हाथ में सिगरेट पकड़े सिगरेट के कश ले रहा था और दूसरे हाथ में शीशे की गिलास में शराब हला रहा था। ऐश ट्रे के सिगरेट से भरा हुआ था। नवाल बगैर डरे इसके सामने जा खड़ी हो गई और अपनी दोनों उंगलियों की मदद से टेबल को खटखटाया। जुरैन ने गुस्से से अपनी लाल सुर्ख आंखों से सामने खड़ी नवाल को देखा। नवाल सफ़ेद सूट में कोई रूह लग रही थी। इस धुएं में क्या चाहिए? नवाज सफ़ेद सूट में कोई रूह लग रही थी। इस धुएं में क्या चाहिए? जुरैन खड़े कदरे उखड़ा हुआ बेजारी से बोला, आप? नवाज ने मुझसे जवाब दिया और अपने दुपट्टे को अपने नाक और होंठों के आगे रख गई। नवाल का अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। जुरैन इसकी इस बात और हरकत पर तंजिया हंसा। जाओ यहाँ से, दिमाग मत घुमाओ मेरा। जुरैन सिगरेट का कश लेते हुए बोलता हुआ कुर्सी की पिछली साइड पर थोड़ा सा सर टकाए आंखें मूंद गया। नवाल चलती हुई उसके पास और इसे हाथ से सिगरेट पकड़कर एस्ट्रे में फेंक गई। जुरैन ने गुस्से से आंखें खोलकर नवाल को गोरा पर परवाह किसे थी? नवाल इसकी गोरी को बगैर किसी खाते में लाए बोली, ऐसे कैसे चली जाऊं? मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर
आप मेरे साथ ना गए तो मैं आपके साथ फिर यहीं रहूंगी। नवाल, मैं तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं देता जिसकी बिना पर मैं तुम्हारे साथ जाऊं या तुम मेरे साथ यहाँ रुको। आपके देने या ना देने से कुछ नहीं होता। मैं आपकी बीवी हूँ। जहाँ आप वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ आप, या तो आप मेरे साथ चलें या फिर मुझे यहाँ रुकने दें। वैसे भी अपने शोहर को हर चीज़ में साथ देना चाहिए। मैं भी आपका सिगरेट पीने में और शराब पीने में साथ देती हूँ। नवाल ये कहते ही अभी शराब की बोतल को पकड़ने लगी थी, इससे पहले ही ज़ुरैन इससे खींचकर टेबल पर बैठा चुका था। मैंने कहा था तुमसे, मैं अपनी मोहब्बत की जलालत का बदला ज़रूर लूँगा तुमसे, और तुम मेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो देखो नवाज, ज़ुरैन खान, तो मेरे ही सामने मेरी तवज्जो मांग रही हो। ज़ुरैन अपनी लाल होती आंखों से इसको घूरता हुआ बोला था, मुझे वो ज़ुरैन खान चाहिए जो इस सब मंशियात को देखता भी ना था। नवाल ज़ुरैन की आंखों में देखते हुए बोली। ज़ुरैन तंज़िया मुस्कुराकर बोला, वो ज़ुरैन मर गया था इसी रात। नवाल की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। तो आप नवाल खान लौटा दें, तो आप नवाल का खान लौटा दें। नवाल हंस से बोली। ज़ुरैन नवाल की आंखों में आंसू देखकर कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए वहां से उठकर अपना रुख मोड़ गया। नवाल भी इसके पीछे पीछे इसके सामने आके, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? नवाल ने बहुत आस से देखा था इस जालिम के चेहरे पर। नहीं, तुम्हारी गलती की कोई माफ़ी नहीं है, चली जाओ यहाँ से। ज़ुरैन बिल्कुल सपाट चेहरा लिए बोला और फिर से इसी कुर्सी पर बैठ गया जहाँ से उठा था। नवाल अपना दिल मरता हुआ महसूस हुआ था। तो ठीक है, अब मैं इस कमरे में भी मर जाऊंगी तो कभी भी मत आइएगा, मेरी ये सज़ा है ना? तो ठीक है, मैं नवाज ज़ुरैन खान इस सज़ा को दिल से कबूल करती हूँ। नवार रोते हुए लाइब्रेरी से निकलती चली गई थी। पीछे से ज़ुरैन ने टेबल पर पड़ी एक एक चीज़ गुस्से से नीचे ज़मीन बोस कर दी थी, और थोड़ी देर के बाद कमरे की जानिब बढ़ गया। सामने ही बेड पर नवाल आरी तिरछी लेटी रोने में लगी थी। ज़ुरैन ने इसको एक भर कर नज़र डालते ही अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ चला गया। नवाल वॉशरूम से आते पानी की आवाज़ से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ज़ुरैन आ चुका है, और उठकर एक साइड पर होकर कंबल से सर ताने लेट गई। वो अब भी बाकायदगी से रही थी। ज़ुरैन चुपचाप दूसरी तरफ जाने लेट गया। नवाल एकदम से उठकर बैठ गई। ज़ुरैन ने नवाल को देखा और बोला, अगर तुम्हें कोई मसला है तो सामने सोफे पर जा सकती हो। नवाल बगैर इसको कोई जवाब दिए गुस्से से लेटकर फिर से रोने लगी। ज़ुरैन थोड़ी देर तो कुछ ना बोला, लेकिन तब भी नवाल के रोने में कमी ना आई, तो वो इसको बाजू से खींचकर बैठाता हुआ बोला, नवाल अब क्या मसला है? नवाल की लाल रोई रोई सुर्ख आंखें, लाल से होंठ, खूबसूरत सा चमकता चेहरा ज़ुरैन को बहुत सी गुस्ताखियों पर उकसा रहा था। ज़ुरैन अपनी आंखें फेर गया। यही मसला है मुझ में। नवाल की हिचकी बन चुकी थी रो रो कर, तो वो अटक अटक कर बोली, आप तुम मुझे देखना भी आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें बैठकर देखता रहूं? ज़ुरैन अपने एक आईब्रो ऊपर करता हुआ तंज से बोला। नवाल इसके तंज पर बेड से उठ खड़ी हुई। अगर आपने ये तंज के तीर अब मुझ पर चलाए तो मैं अभी और इसी वक्त जा रही हूँ। और आप कहाँ जा रही हैं? ज़ुरैन ने दिलचस्पी से पूछा। जहाँ से मैं आई हूँ, नवाल ने भी धमकाने के से अंदाज में कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। ज़ुरैन ये कहते ही लेट गया। नवाल को रह रहकर ज़ुरैन पर गुस्सा आया था। अगर आप मेरे शोहर ना होते तो मैं आपको अच्छे से बताती कि पंजाबियों की लड़कियां ज़बान कम और हाथ ज़्यादा कैसे चलाती हैं। नवाल गुस्से से बेड पर लेटते हुए बोली। ज़ुरैन ने लेटे लेटे ही कलाई से पकड़ के से अपनी जानिब खींचा। बताओ मुझे कि तुम लोग ज़बान कम और हाथ कैसे चलाती हो? ज़ुरैन ने नवाल के चेहरे पर आई आवारा लाठी पीछे करते हुए पूछा, जबकि नवाल अपनी घनी पलकें नीचे झुका के बोलो भी। अब ज़ुरैन इसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर करते हुए बोला, मुझे नहीं पता नवाल, बस अब पॉइंट की बात पर आना चाह रही थी। आपने मुझे माफ़ किया, ऐसे कैसे माफ़ी मिलेगी तुम्हें? ज़ुरैन नवाल को मजीद अपने करीब करते हुए बोला। मतलब? नवाल इसकी आंखों में देखने की गलती नहीं कर रही थी। मतलब ये कि तुमने मुझे कहा मैं नशा छोड़ दूं, पर एक नशा छोड़ने के लिए दूसरा नशा चाहिए होता है। अब जब मैंने वो नशा शुरू किया था, इसकी वजह तुम थी, और तो अब तुम ही वजह बनोगी इस नशे को छोड़ने की। ये कहती ही ज़ुरैन ने अपने ऊपर से काबू खोता नवाल के होंठों को जिसारत से चूम गया। होंठों से गर्दन तक का सफ़र ज़ुरैन ने पल भर में किया था। नवाल को अपनी कमीज़ सिरकती हुई महसूस हुई। ज़ुरैन की एक के बाद एक गुस्ताखी बढ़ती ही जा रही थी। नवाल अपना आप ज़ुरैन के सबूत करती खुद को इसके रंग में रंगती चली गई। नवाल और ज़ुरैन की बढ़ती शिद्दत बर्दाश्त और गुस्ताखियों से निडाल हो रही थी। ऐसे ही नवाल और ज़ुरैन की मोहब्बत का सफ़र रूह तक जा पहुंचा, जिसने एक जिस्म दो जान कर दे। बाहर से चमकता चांद इनके मिलन का गवाह था। आसमान पर मौजूद चांद और तारे भी शर्मा गए थे। सुबह जब ज़ुरैन की आंख खुली तो अपने सीने से लगी नवाल को देख इसकी होंठों को बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मेरी रूह की इबादत हो तुम नवाल, तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसको देख कर जीने की हसरत हुई और किसी को अपनी जान से ज़्यादा चाहने का
دل کیا عشق محبت پیار تو سبھی کرتے ہیں، پر زہیر خان نے اپنی محبت کو روح کی عبادت سمجھا ہے، اور عبادت کبھی کم نہیں ہوتی، بس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ زہیر نوال کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جس شخص کی غلطی نہ لگے، کتاب عشق کی تفسیر میں سے محبوب کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا زہیر نوال کی عبادت روح کا اختتام۔ اگر عشق عبادت سمجھ کر کیا جائے تو محبوب بھی خود پر رشک کرتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اچھا تھا، ایک مکمل ناول تھا۔ تو اس کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور کائنڈلی ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔